जितना जितना कॉमन नाम अंकित है ना, कि वो जो टिपिकल है कि नाम पत्थर फेंको एक अंकित को लग जाएगा, उतना ही अच्छा और यूनिक नाम समन्वय है। क्या बात, कितना थैंक यू। समन्वय। आपका नहीं नाम सीरियसली बहुत उतना प्यारा नाम है कॉमन नहीं है जितना रवि कॉमन नाम है। रवि से यार। रवि कंपैरिजन नहीं कर सकते वो आप। बोलता है आप ना, एक गली में अभिषेक बताओगे ना, अभिषेक 500 अभिषेक ने बोला 500 रवि में निकलेंगे आपको उधर से। कि हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है कि अभिषेक उपमन्यु का ये नाम के ऊपर ही तो था, फिर रिमेम्बर कि बोलता है कि अभिषेक से एक ही घटिया नाम है मुकेश, तो अंकित से एक ही और घटिया नाम है नहीं 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 नहीं, घटिया नाम नहीं, अच्छा है। कॉमन है इसका मतलब ये थोड़ी है। कॉमन जहां है न इसका पहुंचे मतलब कि रवि, अच्छा नाम है। नहीं जहां न हाँ। पहुंचे रवि, हाँ यही तो था, यहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये सबसे फेमस कहावत है, और ये अंकित के बारे में सबसे फेमस कहावत है कि कंप्यूटर जी इस ऑप्शन के अंकित कीजिए, ऐसा कुछ है बोलते ना। हैं ना अंकित वो। केवल दो जगह इस्तेमाल हुआ है, एक है रेखांकित जो सवाल आते थे एसएसटी के अंदर में, एक वहां पर आएगा अंकित शब्द जो है। और न जाने क्यों, मतलब कि पूरी की पूरी मतलब जनरेशन है कि कोई क्लास ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसमें अंकित नाम का बच्चा ना हो। मतलब हर क्लास में एक अंकित है, एग्जिस्ट ही कर रहा है। सच्चा वो बिल्कुल सही था स्टैंड अप अभिषेक उपमन्यु का कि भाई कुछ नहीं लगाया लोगों ने दिमाग, जो लगा। मेरा दूसरा नाम तक, मेरा 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 दूसरा जो नाम है ना घर का, वो अंकित से ज्यादा कॉमन है, वो है बंटी। वो मतलब अरे वाह, हर दूसरे बच्चे का नाम भारत के अंदर में बंटी है। मतलब एटलीस्ट काउ बेल्ट में बंटी इतने मिल जाएंगे आपको 90s किड्स। बंटी और बबलू, बबलू हाँ भी। बबलू मामा, वो सारे ऐसे ही नाम है। बब्बल, बब्बल मतलब भाई का नाम बब्बल है क्योंकि बबलू और बबली ऑलरेडी वर टेकन बाय लाइक मेरे से एक जो मामी और चाहे वो मौसी और मामा, ये बबली और बबलू थे, तो इसलिए बबली और बबलू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बब्बल। मेरे भाई का नाम बंटी बब्बल और अंकित अंकुश। वाह अब आप क्या तो आप ना यूनिक नेम है। पुश्तैनी इस जमीन को जाने मत देना, डिब्स मारना आप, अपने बच्चे का नाम पहले रखना हाँ, अब नहीं है। मामा और मामी से। मेरे 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 पिताजी का नाम उतना ही बेहतरीन और वजनदार, मेरे पिताजी का नाम है जसबीर सिंह वर्मा। मतलब खुद का वाह, नाम तो इतना सही लिया कि जसबीर सिंह वर्मा, क्योंकि यशवीर जो शब्द है ना उसका तत्सम रूप है जसबीर, मतलब यशवीर का थोड़ा सा तत्सम बनेगा तो जसबीर बनेगा। बड़े पापा का भी बढ़िया है यशपाल सिंह वर्मा, लेकिन ये अपने वो हम लोगों के नाम ऐसे ही दे रखे हैं। नेहा कॉमन कॉम नेहा, अंकित, अंकुश, हिमांशु, मोस्ट कॉमन नेम। नेहा तो काफी कॉमन है फीमेल्स में, आई थिंक। नेहा और वो पूजा। एक फिल्म आई थी 99, पिछली बार शायद जिक्र भी हुआ था, तो उसमें वो बोला 99। था कि ओ दिल्ली में नेहा और पूजा दो जो वही याद सबसे आया मेरे हर, को, हाँ। वही मूवी का जिक्र याद दिमाग में आया, जैसे अपने नेहा पूजा, वो पूजा नेहा बोला। तो बताइए कल सर, सुबह क्या हाल चाल है? तन्हा चांद को, किसको पूछ रहे हैं? आपसे तो मिलते आप ही रहते को सर, हैं। चलिए। हम चांद से समन्वय जी, पूछ रहे हम्म, हैं। समन्वय भाई को हाँ पूछ रहे हैं सही कि क्या बात है। हाल चाल है, मैं बड़े दिनों बाद। बस बढ़िया मैंने सर, ना, बढ़िया। आई मैंने थिंक हम काफी पहले सारे भी बात कर वीडियोस। रहे हैं बहुत पब्लिकली नहीं, तो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, अरे मैं टेंशन में आ गया था। पिछली लाइव पे सर ने बोल दिया था हमें शिकायत है सर से, मुझे लगा पता किस नहीं क्या बोल दिया मैंने। ऐसे, अरे नहीं अरे नहीं, मैं ऐसे विचारों में मतभेद जरूरी है। मेरा मोटो है विचारों में बिल्कुल मतभेद होना चाहिए। विचार विचार अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए तो फायदा क्या बैठ करके बात करने का। विचारों में भी भेद नहीं है हमारे तो। हम तो सेम इकोसिस्टम में ही बात करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं उससे। हम्म। कहाँ निकलते हैं? हम किसी नहीं को वो बुलाते तो हैं, ठीक हम है, पर सर वो आते ही आप नहीं जो है, हो हम तो ना, बुला बुला के थक आप, गए। नहीं 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 हाँ दादा सर, समझ में अंकित भाई। सर, आप जो मतभेद हम्म, मतभेद की बात कर रहे हो ना, आप जो मतभेद वगैरह की बात कर रहे हो, आपकी ना हम्म, सबसे बनती है, इसलिए आपको ओह लगता है कि सबकी सबसे बनती है, अरे वाह अरे जबकि वाह अरे ऐसा वाह, नहीं ये अच्छा था। है। नहीं मतलब ये मेरे को क्या हो गया मतलब। हाँ ठीक है, मे बहुत बी। बहुत ये सही क्वालिटी होती है एक्चुअली। ये ऐसी क्वालिटी ये होती है जो सही कि क्वालिटी नहीं बहुत है, कम ये लोगों कोई में ईमान ये। धर्म ना होना भी होता है। नहीं नहीं मतलब नहीं जब नहीं, किसी ये को नहीं। ईमान धर्म नहीं होता है ना, तो फिर वो सबके साथ जा करके बैठ सकता है। हाँ नहीं ठीक है नहीं, भाई वो साहब, ईमान भाई धर्म साहब वाली बात तो प्रॉब्लम आपकी भी नहीं सही है। है। उसने बोला कि ये वो एक्स सही होता है, भाई साहब बात तो आपकी भी सही है आई विल, प्रॉब्लम वो नहीं मेरे है। पॉडकास्ट मेरे पॉडकास्ट पे सब आएंगे
जब विध्वंस होगा ना, युद्ध होगा, तो सबसे पहले वो लोग मरेंगे जिनका सबसे ज्यादा डिसएग्रीमेंट रहता है सबके साथ में, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बचे रहेंगे ना, वो लोग, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है या कुछ भी कह सर्वाइवल लीजिए, स्ट्रेटजी, सर्वाइवल स्ट्रेटजी के हिसाब से बेस्ट है। सर्वाइवल स्ट्रेटजी है कि वही मैं अग्री करता हूँ, बट अंदर ही अंदर मैं कह रहा हूँ कि क्या बकवास बात कर रहा है बे। तो ये बात है, तो ऐसा नहीं है। आपके कोर आइडियाज तो अलग ही जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे ना। तो हाँ, अपन बात मैंने करते बोला हैं। था, हाँ बोलो। एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अपन डिस्कस और थोड़ा सा जिक्र करने वाला है ना। तो अपन वही है, भाई ने भी मतलब रवि भाई ने भी वीडियोस निकाल के रखे हैं, मेरे पास भी हैं, तो हम लोग उनको ही एंकर बना बना करके डिस्कशन चालू करते रहेंगे। मैं दिखा देता हूँ और दिखा करके चालू करते रहेंगे। आप दिखाना, मैं भी दिखाऊंगा। अपन इसको ना इस तरह से देखते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, वरना तो क्या है, एजुकेशन तो क्या है, बहुत ही ब्रॉड एस टॉपिक है। तो वही मैं सोच रहा था कि इसको हम किस एंगल से लें, क्योंकि एजुकेशन में तो जो अभी चल रहा है फिलहाल, वो उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अभी अभी सब कुछ हुआ है, पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही, अनियमितताएं होती रही। बट प्रॉब्लम क्या है, जो इस चीज़ को क्यों हम लेना चाह रहे हैं और क्यों ये अफेक्ट कर रही है हमें पर्सनली, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि हम सभी लोग पढ़े लिखे, तीनों की बात कर रहा हूँ, और तीनों लोग ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि अपने एजुकेशन के हिसाब से ही, और हमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के दम पर ही खा पी रहे हैं, वरना हमें कुछ भी नहीं होता। पर इस एजुकेशन सिस्टम में ही अब जो ग्राउंड जो बेसिक उसका लेवल है, उसी पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, जो पहले इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं होनी थी। जितने बड़े छोटे लेवल पर प्रॉब्लम होती है उतने कम लोग अफेक्ट होते हैं, जितने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम होती है उतने ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। तो पहले छोटी छोटी CUET की हुई, पटवारी लेवल की हुई, इधर उधर के पर्चे लीक हुए, तो उसमें कम लोग बैठते हैं। फिर नीट का हुआ कि साहब नीट में 22 लाख लोग बैठते हैं। पर अब CBSE में ऐसा होने लगा कि CBSE में बच्चों ने शिकायत करी कि यार ये तो मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं लग रही, जो आपने जो OSM सिस्टम लगाया था उसके हिसाब से, उसमें लोगों ने बोला यार मैं तो मार्कशीट ही नहीं लग रही मेरी, तो ये तो मेरी क्या बोलते हैं कॉपी, आंसर शीट नहीं लग रही, सॉरी। उसके बाद कुछ लोगों ने कंप्लेन करी, तो फिर पता चला कि ये तो उनको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। तो यहाँ से सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई कि भाई जो लोग हैं वो सवाल करने ही नहीं दे रहे, और जो सवाल करेगा उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 घोषित एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। तो बस उसी बेसिस पर कि हाँ, एजुकेशन से हमारा बहुत पुराना नाता है सच में, तो उस एजुकेशन के बेसिस पर ही हम बात कर रहे हैं। तो ये मैं 2-4 रील दिखाना चाहूंगा अंकित भाई, फिर आप भी शुरू कर दीजिएगा। की रील है ये 2022 में, जब ये आई थिंक नए मंत्री बने थे। उससे पहले एक ये वो थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, हुआ करते थे, धर्मेंद्र प्रधान जी। और तब ये क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद क्या चीज़ है, हमने इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए सिर्फ। And when he discovers that the exam is not happening or that he has to give it again, there is immense mental trauma for that No, student. I agree. I cannot sigh out from the problem. I have to take responsibility. I am responsible. I am candidly agreeing in front of you. Nowadays, there are 3 major ठीक है, ये सब वो एग्री कर रहे हैं, बस मेन ये है। जवानी से पता चल ही रहा होगा कि 4 साल पहले की है, और उसके बाद ये वाला आता है। कल की बात आप आज मत लाओ। बाकियों को इग्नोर कीजिए, वो तो है ही, चलते ही रहता है, बट इनका सेकंड थर्ड वाला जो देख लीजिएगा। आज की बात करो ना, यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई। बच्चे मर गए, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश, ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है, तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेन कॉन्टेक्स्ट की बात है, और शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती हैं चीज़ें, और भी वीडियो हैं, और भी इंटरनेशनल लोगों के, कि मतलब जो हम बात कर रहे थे वो भी जल्दी बीजेपी सपोर्टर्स को बेवकूफ बनाना मान जाएंगे। लो IQ से लो IQ बंदा भी इनको बेच के खा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़का है वेदांत करके, उसने CBSE का पेपर दिया और उसके मार्क्स कम आए, तो उसने CBSE से बोला कि भाई हमको तो नहीं लगता कि ये हमारी है, पक्के में मेरी आंसर शीट जो है एक्सचेंज हो गई होगी। उसने कंप्लेंट फाइल की, रीचेकिंग हुई वगैरह वगैरह। बाद में ये हुआ कि जेन्युइनली आंसर शीट एक्सचेंज हो गई थी, उसको मार्क्स कम आए थे। सच बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा था, आवाज उठा रहा था। ये
के बोलता है वहां पे, उसकी आईडी पे गया, उसका लोकेशन निकाला, देखा साउथ एशिया, तो कहता है यार ये तो पाकिस्तानी है, इसमें पक्के में आप पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान के बच्चे भी क्या आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, और इसके सपोर्टर मान गए। अब ये तो खैर सरकार का चाटू है, दूरदर्शन में काम करता है, तो या तो ये बहुत ही ज्यादा गधा है कि इसको साउथ एशिया की हर कंट्री पाकिस्तान लगती है, तो कल तो ये नई दिल्ली को भी इस्लामाबाद बना देगा, या मोदी जी को ही पाकिस्तानी बोल देगा, या ये सही में इतना ज्यादा विंडिक्टिव है, इतना धूर्त आदमी है कि एक बच्चा जो अपने एग्जाम के लिए आवाज उठा रहा था उसको इसने पाकिस्तानी बोल दिया, लोग मान गए, उसको गाली। और ये लास्ट तो चलता ही रहता है ये वाला मामला। तो जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही। ठीक है सर, तो ये सारी ये तो चीजें मेरे टाइम पे ये वाला पता होना चाहिए, काश ये मुझे बताते मैं भी पास हो पाता। 8 बैक आई इंजीनियरिंग में। बट ये कितने अलग अलग डायरेक्शन में चल रही चीजें, और मतलब इट डज नॉट सीम सो बिजार राइट नाउ, मतलब कि हर चीज हमारे को ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, मतलब हमारे जो पेशेंस का लेवल, सहन करने की क्षमता जो है इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगता, कुछ भी हो जाए कल को। मतलब पूरा सीबीएसई सिस्टम बोले कि ये तो 15-20 साल से बकवास चल रही थी, कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं है कल से, तो भी हमें आश्चर्य नहीं होगा शायद। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिस पर हम बात करने वाले हैं आज की तारीख में। तो प्लीज समझ में भाई, मतलब आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस का जो है ना, अब जैसे बता रहे थे, लोग मान भी रहे हैं इनकी बात की वो पाकिस्तानी है, और ये जो भी कर रहे हैं, ये कल को वो आपके सिलेबस में लिख देंगे ना कि ह्यूमंस जो है मेटाबोलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस से, और नीट के पेपर वो मान लेंगे वो, क्योंकि इंडियंस सही में फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। जो लोग बाकी चीजें करते हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, सच बता रहा हूँ ऐसा लिटरली, क्योंकि वो भक्त है ना, भक्त में वो लॉजिक वगैरह वाला कोई सीन आता नहीं है। और जो आप दिखा रहे थे उसके स्टार्टिंग में, जिसमें वो अलग अलग बयान दे रहा था, वो मीडिया को बाइट वाइट दे रहा था, इनसे अच्छी पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट तो बॉलीवुड वालों की है। उनके पास, उन्होंने आई थिंक प्रोफेशनल्स हायर किए होते हैं, कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है सबके पास एकदम रेडी बयान होते हैं, इनके पास रेडी बयान ही नहीं है, गाली वाली दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। I think they have stopped caring. They have stopped caring because they know कि कुछ भी हो जाएगा तो उससे सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है किसी सरकार को, सबसे ज्यादा डर ये होता है कि हम पावर में नहीं रहेंगे। पर अब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि कुछ भी कर लो, हम तो रहेंगे ना पावर में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वही इंदिरा गांधी वाला मेंटेलिटी है जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट 74-75 में वही सिचुएशन थी कि भाई मैं कुछ भी कर लूंगी। पर अगेन सब्जेक्टिव है दोनों चीजें, बट वही एरोगेंस जब किसी पार्टी में, किसी सरकार में आ जाता है कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा और मेरे को निकाला नहीं जा सकता, तो फिर वो वही होता है जो अभी चल रहा है फिलहाल हमारे देश में। एजुकेशन इंदिरा इज इंडिया इज इंदिरा, ये सब बोलते हैं ना उस टाइम पे। एग्जैक्टली तो वी आर सुपर पावर आजकल बोल रहे हैं, तो हम तो पैदा नहीं हुए थे, हमने अपने पिताजी से ही सुना है ये चीजें, बट हाँ ऐसा हुआ करता था। बिल्कुल। मेरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जितने भी नेता वगैरह ना, ये चल रहे हैं अपने स्टेटस को बायस के अंदर में, टिपिकल जो वही जो जो धरोहर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन दे दी जाती है, आइडिया है नहीं मगर चल रहा है, जितने भी परिवार में ही चल रहा है। हर मतलब हम जानते हैं यार, मतलब कि दिल्ली के अंदर में जो उस मोहल्ले के सबसे अमीर लोग होते हैं वो लोग एमएलए वगैरह के चुनाव में खड़े होते हैं। कोई आम आदमी तो इतना खड़ा नहीं होता ना, मतलब पार्टी भी उसी को उठा करके लेकर के आती है जो पहले से जिसके पास थोड़ा सा दमखम हो, बाहुबली ही खड़े हो रहे होते हैं ज्यादातर। और इधर की साइड से ना जो लोगों के पास आ गया है पावर बोलने का, इंफॉर्मेशन दर्ज कराने का, एंड विच इज टू गुड, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो, चाहे इंटरनेट के जरिए हो, ओपन जो बहुत आसानी से इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पे कर लिया होगा कि बेटा स्क्रिप्ट जाएगी ऊपर से दूरदर्शन में और यही पढ़ी जाएगी, इसके अलावा जिक्र भी नहीं होगा।
तो जैसे किसी पर्टिकुलर समाज के अंदर में शॉर्ट टर्म में डिवोर्स रेट जब हाई होते हैं और ऐसा समाज जिसमें पहले से ही महिलाओं का दमन हो रहा हो और उसके अंदर में डिवोर्स रेट बढ़ते हैं, तो इट्स अ गुड साइन। मैं आई रियली वुड वांट कि ये इट्स अ गुड साइन, ये गुड साइन होना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग वीडियोस बना, मतलब कि वो बंदा जिस बंदे को, वो याद है अभी सीबीएसई के अंदर में जो बच्चा है जो 12th क्लास का है, कितनी खूबसूरत बात है, ये 12th क्लास का बच्चा जिसने जो पहले से स्टेटस को बायस में इन लोगों ने पुराने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे रखा था पेपर कराने का, उसी पर्टिकुलर को वो उसने पहले जनवरी फरवरी में लोगों बोला है कि भाई अपना सिस्टम संभाल लो, ये मतलब कि ब्रीच हो रही है, सिक्योरिटी रीजन है। वो 12th क्लास का बालक ही है और वो उसने 3 बार ब्रीच करा है, मतलब कि सीबीएसई के पोर्टल को, और सीबीएसई वालों ने लिख करके भेजा कि अरे नहीं वो तो उसने सैंपल वाला एरिया था, वो सैंपल वाले एरिया के अंदर में उसने किया था, वो तो है ही नहीं, ब्रीचिंग तो है नहीं, उसने दोबारा करके दिखा दिया। उन लोगों ने अपना ट्वीट डिलीट करा है। मुझे आई रियली वुड वांट टू बिलीव कि ये जो नीचे खेप आ रही है ये थोड़ा सोचे, मतलब कि इंसेंटिव बस गलत है कि वो आ जाए कैसे करके नौकरी मिल जाए और वो सब हो जाए। मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना चाहूंगा कि नीचे वाले लोगों को मिल रहा है पावर दर्ज कराने का, कि उसके 1 सेकंड के अंदर में इस बंदे ने जैसे लिखा ना कि ये बंदा उससे है, मतलब कि पाकिस्तान के बच्चे भी अब सीबीएसई का एग्जाम देंगे क्या, 1 सेकंड के अंदर में ये बात उसको मतलब पूरा का पूरा समाज ने मिल करके उधेड़ दिया कि भैया हाँ कि अब मैं चाहूंगा कि इसको सबको ना रियल अच्छे साइन की तरह लिया जाए कि वो बिगड़ा हुआ समाज जिसमें औरतों पे अत्याचार हो रहा हो, और अगर उसमें थोड़ा सा बढ़ने को मिले, रेप के एफआईआर बढ़ने को मिले, तो मतलब है कि लोगों का विश्वास थोड़ा सा जाग रहा है सिस्टम में कि वो एटलीस्ट दायर करा रहे हैं अपनी। तो अगर लोगों को इस समय पर कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, मैं चाहूंगा, मेरी हाइपोथेसिस है, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्टिव डेटा टू प्रूव इट, बट मैं चाहूंगा कि ये इस डायरेक्शन से हो कि बिगड़ता हुआ माहौल इसलिए नजर आ रहा हो कि ये ऊपर वाले नेता लोग स्टेटस को बायस में सोच रहे हैं कि जैसे पुराने लोग चलाते थे हम भी लपेट देंगे, हम भी इनको इधर उधर खिला देंगे दो तीन, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब हर बार हर मुद्दे को उतना गिरेबान पकड़ करके झंझोड़ा जा रहा है कि भैया कैसे ऐसे, और अभी लगातार चल रहा है, नीट का हुआ, फिर यूपीएससी का, फिर इसके बाद सीबीएसई का, हर बार किसी भी मौके पे हल्का सा भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है कि तुम ये करोगे। यहाँ तक कि सीबीएसई वालों ने ऊपर से कोशिश की है वो पुराने वाला धंधा कि हर स्कूल के अंदर में स्क्रिप्ट भिजवा दो कि बच्चों से पढ़वा दो कि बहुत अच्छा था, हमारे तो हमको तो बहुत मजा आया, सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे साथ, लेकिन वो उसको भी उधेड़ दे रहे हैं 2 सेकंड के अंदर में पता चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको ऐसे देखा जाए कि यार बढ़िया कि थोड़ा केओस मच रहा है, बट ये केओस अच्छी डायरेक्शन का इन्विटेशन है। आपदा में अफसर ढूंढ ही लिया आखिर आपने। आपदा में अफसर, हाँ नहीं, बट आप सही कह रहे हो, जैसे हो सकता है इतने सालों से लीक हो रहा हो, मतलब छोटे लेवल पे, सेंटर लेवल पे, मतलब कि इन 50 बच्चों का फायदा हो गया या इन 100 का हो गया, करोड़ों का नहीं हुआ है ना। तो अभी क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा हो पा रहा है तो इसलिए हो सकता है। जैसे मैं 2011 में AIEEE दिया था, तो 9 बजे का एग्जाम था। AIEEE नाम का एक एग्जाम होता था, आजकल उसको मेंस बोलते हैं शायद से, या जो भी। तो 9 बजे के सेंटर में हम पहुंचे देने, पूरा 1 घंटा लगा के गए, और फिर 8:55 को पता चला कि हो गया लीक कानपुर से, और अब 12 बजे होगा, अब 3 घंटे वेट करो। हाँ, तो ये उस साल का फेमस था कि पर उसी टाइम करवा दिया था क्योंकि हम सारे सेंटर पहुंचे हुए थे। तो कुछ लोगों से तो मतलब कुछ को तो अंदर बिठा, अलग अलग सेंटर की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को अंदर बिठा दिया, उन्होंने देख लिया, उसके बाद बोला बाहर निकलो। तो ये सब मतलब ये मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि हो काफी टाइम से रहा है, बट आई थिंक अभी ज्यादा उभर के हो सकता है कि आ रहा हो, इसलिए हमें पता भी चल रहा है। जैसे आप केसेस का बात कर रहे हो, डिवोर्स के, रेप का, जो भी, अभी हो सकता है ज्यादा पता चल रहा है। ये एक अच्छा मतलब मैं चाहूंगा, इसलिए मैंने बोला है कि वो मेरी हाइपोथेसिस है। मेरा था 2009 का दिया था मैंने AIEEE और जितने भी एग्जाम थे, और मतलब कि हर साल में ना ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता था। और यहाँ भी अब अगर आप देखेंगे तो वो पुराने लोग ही हैं, वो बाहुबली लोग बहुत पुराने से हैं जिन्होंने धीरे धीरे सिस्टम में अपनी पैड बनाई है कि किस तरीके से कि अभी क्या है कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी PDF इंटरनेट पे जाता है ना, वो फैल जाएगा। पहले थोड़ा सा क्लोज सर्किट्स के अंदर में चीजें मैनेज हो जाती थी कि आइडिया ही नहीं लगेगा तुमको कि हाँ ये 50 बच्चों का जो गए हैं, सिलेक्शन हुआ है, वो टेलीग्राम है। टेलीग्राम में तो एनोनिमस आप कर सकते हो, आपका कोई पेपर ट्रेल वगैरह भी नहीं मिलने वाला। टेलीग्राम वगैरह आ गया है, वो जो ऐप वगैरह होती है, वो पुराना 1800s की टेक्नोलॉजी नहीं है अभी जो टेलीग्राम नाम की ऐप वगैरह है उसमें। या तो वही तो
इससे इसलिए हो बाकी सकता है ज्यादा रिपोर्ट भी हो रहा हो। क्या अलग तरह के धंधे भी चल रहे हैं टेलीग्राम पर, बट दैट्स फॉर अनदर वीडियो। बट हाँ, ट्रेस भी नहीं ये कर सकते ना, दैट्स द थिंग ना, उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो हाँ, उसको वही फिक्स करना मुश्किल है, इसलिए टेलीग्राम पर थोड़ी लगाम लगाई जाती है, हर जगह पर लगाई जाती है हाँ जनरली, कि भाई वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई टेलीग्राम के अलावा बाकी सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। बट ये तो बस वही है कि ये इस तरह की सोच नहीं है कि बस कि हम कहीं ना कहीं से एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लें, कहीं ना कहीं से हम कि भाई कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो वो बात नहीं है ये। हाँ, मैं बताता हूँ, इसको मैं आंसर देता हूँ कि हमको आगे बढ़ने के लिए अच्छी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ताकि हमें एक्चुअल में पता चल सके कि कारण क्या है। इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज वन ऑफ माय हाइपोथेसिस, कि इसको मैं सिल्वर खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ इसको बोल करके कि चलो खत्म कर देते हैं, मतलब कि इसको अच्छा मान लेते हैं, क्योंकि मैंने उस इंडिपेंडेंट केस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया। वो बंदे ने बोला पाकिस्तान है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन मैं बस ये पुराना बोल रहा हूँ। पहले के जमाने में किसी ऑफिस में ऐसे बच्चे को बुला करके मुंह पे भी अगर कोई व्यक्ति बोल देता ना कि तू भाई तू पागल है, तू घर पे बैठ, अपना ज्यादा उठागिरी मत करा कर, उस बच्चे की कोई जानकारी नहीं होने वाली थी वो। और ऐसे बच्चे कभी नजर भी नहीं आते, वो बोलते कि हाँ ठीक है जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, अगर उसने अपनी कंप्लेंट ऐसे दर्ज कराई होती तो उस इवेंट को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये वो गलत है, 100% गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इट शुड बी टेकन एज अ गुड साइन कि तुरंत लपेटा जा रहा है। और अब तो ये लोग इतने ब्लैक एंड व्हाइट में आ गए कि अभी त्रिपाठी जी का जो आया था कि अरे एक बाइक वाले को कितना ही महंगा पड़ जाएगा महीने के अंदर में, 100-200 रुपए का तो पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। और अभी लेटेस्ट कश्यप जी का आया कि जी ये जो स्टार टीचर हैं यूट्यूब वाले, ये आ जाते हैं सड़कों पे और इनके पीछे टीचर वो बच्चे जो हैं वो पीछे पीछे भागने लगते हैं। और अब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से इंडिया में डिफाइन हो चुका है कि भाई ये तो पता चल चुकी है, मतलब इतना ब्लैक एंड व्हाइट हो गया कि घर वाले भी अब इस बात को छुपाते नहीं है, घर वाले भी डायरेक्ट बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि देखो वो सेम, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से दी गई है ना वो मेरे को सुनने को मिल रही है अपने ही खानदान में, कि देखो दूसरे देशों के अंदर में जितना पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, अपने यहाँ होता है ना नहीं बढ़ा है। मैं कहा, वाह, देखो ऐसा आता है ना कि जब चल रहा हो इस तरह की बातें कि भाई शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही, हाँ, तो इस हिसाब से वो भक्ति का तो कोई इलाज ही नहीं, अब क्या ही बताएं। बाकी रवि भाई मुझे लग रहा है ये जैसे ये नॉर्मल जो हम वो तो अग्री कर ही रहे हैं कि गलत है, बट ये उसको एक नया आयाम दे रहे हैं, आयाम एक मतलब एक अलग डायमेंशन और दे रहे हैं। अगर देखना भी है ना तो शॉर्ट टर्म की बजाय हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थिंग्स कैन लाइक वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। जो असल तस्वीर देगा वो हमें वही देगा, जैसे कि पीसा वगैरह के जो एग्जाम है जो इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है, कि इंडिया के बच्चों का हाँ मतलब कि एट्रीब्यूट, मतलब कि इसकी तरफ साइंस और मैथमेटिक्स एबिलिटी की तरफ कैसा चल रहा है वो कराओ, लंबे समय में कराओ, 10 साल का कराओ, 10 साल के ओवरऑल देखें कि फीमेल लिटरेसी रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, फीमेल जॉब रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। ये और ये 2-3 दिन के तो होंगे नहीं, और इन पे बात करेंगे तो बड़ा ऐसा मतलब ऐसी हो जाएगी न्यूज मीडिया में, अगर 9 PM पे अगर बात होगी तो यार क्या पागल आदमी है कि 15 साल का डेटा बैठ करके डिस्कस हो रहा है कि लड़कियां कितने सरकारी स्कूल्स में अब टॉयलेट एग्जिस्ट करता है या कितनी लड़कियों को पैड मिलता है, क्योंकि लड़कियों के स्कूल ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीजन था टॉयलेट ना होना स्कूल के अंदर में। और मैं अगर पता कर पाऊं कि पिछले 15 साल के अंदर में मैंने इस पे कितना काम किया है, उसके इनडायरेक्टली मुझे ये पता चलेगा कि लड़कियां कितना अब जॉब के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो मुझे सही में तस्वीर देगा मेरे इंडिया के एजुकेशन की, और वहां से मुझे वो सही प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि मुझे काम किस पे करना है। क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया के अंदर में तुम्हें बाकी सारी चीजें कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब इंडिया के बर्थ रेट पे तुम्हें खास काम करने की जरूरत नहीं है। जिस भी देश के अंदर में औरतों की एजुकेशन के ऊपर काम हुआ है उसमें ऑटोमेटिकली वो नीचे आ गया, क्योंकि औरत को जो अपने हुकूक के बारे में पता चलेगा, उसको पता चलेगा वो बच्चे की फैक्ट्री थोड़ी बन के रह जाएगी, वो ऑटोमेटिकली एज अ कॉन्सिक्वेंस बच्चा पैदा करने का दर नीचे आ जाएगा। कई सारी चीजें हमें मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगी अगर ये इस तरीके की चीजों को मैनेज कर लीजिए। अब जैसे ये डेटा आया था जो उस दिन भाई ने बनाया था, बैनर्जी भाई ने अपने वाले लॉजिकल रैशनल, हाँ भी मुझे लगा हाँ, तो उन्होंने बनाया था कि किस तरीके से कि यूपी में नंबर ऑफ स्कूल्स किस तरीके से मर्ज करके कम किए जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी रेड सिग्नल, बहुत रेड सिग्नल।
मिड डे मील्स के अंदर में किस तरीके से जो परसेंटेज ऑफ के कितना खाना बच्चे को पहुंच रहा है, अलॉट कितना हो रहा है, पहुंच कितना रहा है, ये डेटा बिल्कुल ऐसे हैं जिनको सच में पकड़ना चाहिए। सच में ये जो नेताओं के बयानबाजी आते हैं, ये मुझे मतलब आए गए वाले लगते हैं कि जिसपे व्यूज अच्छे आ जाते हैं, तो हम जैसे लोग यार न्यूज एंकर भी उन्हीं को लेकर पकड़ के चलते रहते हैं। लेकिन सच में अगर अभिजीत अब मतलब कि पुअर इकोनॉमिक्स वाले जो हैं अभिजीत बनर्जी, वो सच में अभिजीत बनर्जी है, तो वो तो उनके जैसे मतलब कि उनके जो आइडियाज हैं कि इतने टर्म्स में इतने लंबे समय के अंदर में आखिर क्या डेटा हमें पता चल रहा है, और उस डेटा को जब हमें मिलेगा तो हमें वो जगह सच में पता चलेगी कहाँ पैसा लगाया जाए तो बेटर सिचुएशन होगी एजुकेशन की डायरेक्शन से। बट इसमें अगेन एक और पॉइंट निकल कर आता है कि डेटा के मामले में अगर बाकी देशों से अगेन आप कंपेयर करो, नॉट इन साउथ ईस्ट एशिया, डेटा के मामले में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। मतलब एक तो डेटा कलेक्ट करने में और उस डेटा को पब्लिक करने में हम अभी तक अपनी सेंसस भी नहीं करा पाए 2011 के बाद से, तो बाकी वो सबसे बड़ा डेटा होता है। उसके अलावा तो बाकी जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करती हैं, जिसमें जो सैंपल साइज होता है वो क्वेश्चनेबल होता है और उसका जो आउटकम होता है वो भी क्वेश्चनेबल होता है, ऑफ कोर्स बिकॉज सैंपल साइज पे डिपेंड करेगा, कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है उस पर डिपेंड करेगा कि सच में वो डेटा काम का है या बकवास है। तो अधिकतर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा कलेक्ट किया जाता है। वो उनका अलग इंसेंटिव होगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो किसी ना किसी कंपनी से डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड होता है, तो वो अपने हिसाब से उसका आउटकम बनवा देंगे, बहुत आसानी से स्क्यूड कर देंगे डेटा को। और बाकी सरकारी डेटा भी ऐसा ही है, वो भी किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिव है उसका कि भाई कोई ना कोई चीज़ प्रूव करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए कि गरीबी तो नहीं बढ़ी है भाई साहब, कि 80 करोड़ लोग को हम अनाज दे रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब कि तो सारे बीपीएल में ही रह गए आपके, तो फिर आपने 50 करोड़ लोगों को या 70 करोड़ लोगों को निकाला कैसे बीपीएल से बाहर? तो वो पूछा था ना किससे, उस भाई से, मनोज तिवारी, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि डेटा का तो कंट्रोल हमेशा से गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, और जो बिना काम का डेटा है उसको दे दिया जाएगा लोगों को झुंझुना बजाने के लिए। तो एजुकेशन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पॉलिसी बनेगी, यहाँ पर एजुकेशन की बात करें ना, तो पॉलिसी बनेगी तो उस डेटा के बेसिस पर ही तो बनेगी। तो अगर डेटा ही स्क्यूड होगा तो उसकी जो पॉलिसी बनेगी वो भी स्क्यूड होगी। एक चीज और मुझे बोलनी थी, एक कल्चर एक होता है डेटा एनालिसिस का, ठीक है, हमारे यहाँ एकदम जीरो जैसे अभी ये अंकित बोल रहे हैं ना कि 10 साल का डेटा, 15 साल का डेटा एनालाइज करना चाहिए, इसका एकदम जीरो, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता हमारे यहाँ, ठीक है। अभी जैसे बीच में एक चलो ये थोड़ा पार्टिजन भी हो सकता है, आई थिंक रवि सर को तो पार्टिजन का एक इशू नहीं रहता, अंकित सर थोड़े पार्टिजन थोड़ा कम होते हैं, बट ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बीच में आपने नहीं, आप पे तो इल्जाम भी लगता है कभी कभार, मैंने देखे। तो बीच में आपने ये बात करी कि एजुकेशन बढ़ेगा तो फीमेल फर्टिलिटी रेट जैसे कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो गवर्नमेंट का ही डेटा है, उसमें बेसिकली जो 2021 में हुआ था उसमें आया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन में भी फर्टिलिटी रेट जो है वो थोड़ा कम हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। आई थिंक 3.8 से 2.6 तक ड्रॉप हो गया, मतलब ड्रॉप सबसे ज्यादा मुस्लिम में। तो अब देखो मोदी जी जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसका क्रेडिट ले सकती है कि देखो हमने बेटी बचाई बेटी पढ़ाई हमने ये किया, इसलिए वो उनका जो है वो ड्रॉप हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि जो वेल ऑफ होता है वो थोड़े कम बच्चे पैदा करता है, और ये तो कॉमन पैटर्न है, राइट। तो बट द प्रॉब्लम इज कि उनको अपना नैरेटिव चलाना है कि उन लोगों की तो पॉपुलेशन बढ़े जा रही है और वो इस हिसाब से बढ़ रही है जितनी अगर हमें क्या कहते हैं हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो वो इसका भी क्रेडिट नहीं ले रहे कि देखो मैंने अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह ये सब किया, इसके चक्कर में वो अपना खुद का क्रेडिट नहीं ले रहे। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये क्योंकि ये जो डेटा एनालिसिस है ना कि एक चीज से दूसरी को कनेक्ट करना, 10 साल का देखना, ये करना वो करना, वो सेंसस तक नहीं करवा पा रहे। अब वो आर्गुमेंट देंगे आपको कि कोविड आ गया था उसके अगले साल करवा लेते, 2023 में करवा लेते, कुछ भी करवा सकते थे। तो दैट्स द थिंग, वो डेटा का
का कोई कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि 2028 से पहले सेंसस होगी, 2028 में भी होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता किसी को, माइंड यू। आई थिंक 2028 में बोलेंगे अब 2 साल और वेट कर लो, 20 साल वेट कर ही लिया तो आई थिंक यही होने वाला है। और डेटा कलेक्शन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना डेटा कलेक्शन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉलिसी नहीं बनेगी। और एक चीज और बीच में मैं माइंड में आ रहा था, जैसे आईटी सेक्टर में काम करता हूँ तो 1-2 फालतू सर्टिफिकेशंस होती है। तो अभी मैंने रिसेंटली मार्च में का एग्जाम दिया था, तो वो मैं जबरदस्ती दिया था, मतलब कंपनी ने जबरदस्ती मुझसे दिलवाया था। तो उसमें क्या है, वो इंटरनेशनल एग्जाम है, क्योंकि वो जो कंपनी जो सर्टिफिकेट देती है, डेटाब्रिक्स नाम की कंपनी है, वो हर जगह करवाती है। बट अब इंडियन है, मैंने यूट्यूब पे खोला डेटाब्रिक्स जनरेटिव एआई एसोसिएट एग्जाम प्रिपरेशन, एक वीडियो आ गई जिसमें उनका जो पूरा क्वेश्चन बैंक था वो सारा वर्ड टू वर्ड आ गया। मैंने 1 घंटे की वीडियो देखी, जाके एग्जाम दे आया, 95% क्वेश्चंस एग्जैक्ट। देखो मेरे केस में चलता है, ये सिंपल सी सर्टिफिकेशन है, वहां भी लीक हो गई, ना फायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत बट ये जो इतना बड़ा जो एग्जाम है नीट का, जो पूरे करोड़ों लोग दे रहे हैं, जिससे हमारे डॉक्टर डिसाइड होने वाले हैं या जो भी डिसाइड होने वाला है, इसमें ये सब तो अनएक्सेप्टेबल है, एकदम अनएक्सेप्टेबल है आई थिंक। टोटली एग्री। लेकिन मतलब कि ये वाला पॉइंट कि जो भी नेशनल एग्जाम्स हैं वो बचेंगे ही क्या, क्योंकि पहले बस केवल पहले के दशक की लड़ाई अगर आपको याद हो 2010 से लेकर के 15 तक 13 में जब ये हुआ नीट और सेंट्रलाइज्ड करना, तब ये वाली लड़ाई चलती रहती थी कि बच्चे क्या करें, कि 15 फॉर्म भरें अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने एग्जाम दे करके आए। मतलब मेरे को तो याद है कि मेरे क्लास में 50% ये डिसाइड होता था कि तू कोचिंग ले रहा है या फॉर्म भरेगा। ये 2 ऑप्शन होते थे कि या तो तुम कोचिंग ले सकते हो 1 साल की, या फिर तुम घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो और अलग अलग दूर सुदूर राज्यों के वहां जाकर के एग्जाम दे करके आ सकते हो, ताकि तुम्हारी संभावना जो है वो बढ़ जाए कि तुम एनसीईआरटी की बेसिस पे करा, लेकिन छत्तीसगढ़ में तुम्हारा नंबर आ गया तो तुम वहां पर ले लिए पर्टिकुलर अपना सीट। तो ये 2 पर्टिकुलर चीजों के बीच में वो करते थे। फिर जब लड़ाई चलती रही सेंट्रलाइज्ड की, कैसे करके इसको एक कर दो, एक एग्जाम कर दो, और फिर नीट और सारे के सारे जेई वाली चीजें धीरे धीरे आने लगी। और वही है कि इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना अब ये क्या करते हैं इन लोगों ने, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कम कर दिए ना। तो अगर पहले 2 जगह अगर पेपर लीक होता तो 25 में से 2 जगह अगर लीक हो रहा है तो फिर चल जाएगा काम, क्योंकि 25 में से 23 जगह बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ है। यहाँ पर एक है वही, तो वो अकेला अगर एक बार अगर लीक हुआ तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, फैक्टर्स ही नहीं है एक दूसरे को संभालने के लिए। तो वहां पर तो सिक्योरिटी अटमोस्ट लेवल की करानी पड़ेगी, या वो जो भी करानी पड़ेगी। और जो कमेटी बनी थी उसने ये जो मेन सजेशन था उसका ये था कि तुम ऐसा करो, क्योंकि जो हमेशा लीक हो रहा है वो हो रहा है प्रेस और आने जाने वाली जगह पे। तुम ऐसा करो कि तुम प्रिंटिंग करवा लो, लेकिन तुम ये करवा लो कि जो सेंटर एग्जाम सेंटर है वहां तक डिजिटली पहुंचवा दो और वहां पर प्रिंट करवा दो। और वहां से अगर तुम इतने ही एडामेंट हो रहे हो प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि ये दलील दी जा रही थी उनकी तरफ से कि भाई नहीं, तो जो उनकी कमेटी बनी थी तो कमेटी के सजेशंस रहते हैं, 100 सजेशंस उन्होंने दिए थे कि भैया जब हम देख रहे हैं इतिहास में हमेशा लीक प्रिंटिंग वाली जगह से हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, तो उस जगह को एलिमिनेट करके देखते हैं और वहां पे करा लो, एग्जाम सेंटर पे करा लो। अगर तुम्हें इतना, अगर तुम्हारे कंप्यूटर नहीं है इतने, तो एक प्रिंटर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। और तो जो भी गड़बड़ें हो रही हैं तुरंत अनएक्सेप्टेबल विदाउट एनी डाउट, क्योंकि अभी नीट पीजी वाला भी यही पंगा चल रहा था कि किस तरीके से नंबर के बेसिस पर लोग डिफेंड कर रहे थे उस चीज को भी, कि इतने कम नंबर में किस तरीके से आप पीजी दे सकते हो। और नीट यूजी का भी, और भारत के सबसे बड़े एग्जाम्स है ना, मतलब कि भारत में 12वीं कक्षा में अगर बच्चे ने बायोलॉजी ली है, उसका कर्तव्य है कि वो नीट की, अब वो मान करके चले कि उसका धरती पे जन्म जो है वो डॉक्टर बनने के लिए ही हुआ है भारत में। अगर 12वीं में उसने बायोलॉजी ली है उसको यही लगता है। लेकिन जहाँ तक बस एक लास्ट लाइन कि, लेकिन जहाँ तक बात थी ना वो वाली, अच्छा ठीक है सॉरी, चलो मेरा लिखिए, मैं नहीं भूलूंगा। नहीं मैंने लिखी है, मैं नहीं भूलूंगा। नहीं पहले तो
जो लास्ट स्टेटमेंट की जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि डेटा के बगैर तो कुछ नहीं होगा और भारत डेटा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ये सब नहीं करता है, उसमें बस एक पॉइंट ऐड करना है मुझे, एंड दैट इज कि आई एग्री कि इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि हम डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं पता कि चलेगी तो हम नीतियां उतनी अच्छी कैसे बना पाएंगे। तो लेकिन उससे थ्योरेटिकल जो आइडिया है कि भाई नहीं करना है, चाहे तुम प्राइवेट मतलब कि आपके पीयू से लो, रॉयटर्स से लो, प्राइवेट जो एजेंसी है उनका लो, उनका मेटा एनालिसिस करके अपने लिए डेटा लेकर के आओ कैसे भी करके, लेकिन उसके लिए रिसेप्टिव होना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा एटलीस्ट कि हाँ नहीं यही डायरेक्शन ही है। तो वो थ्योरी के लेवल पे गलत नहीं है, हम प्रैक्टिकल के लेवल पे हम कर नहीं रहे, वो अलग बात है। हाँ दादा। नहीं, वो तो ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दूसरे अगेन वही इंटरनेशनल बातें कि दूसरे देशों से कंपेयर करें, अगर जैसे मैं यहाँ के सिस्टम से कंपेयर करूँ जहाँ पर मैं बैठा हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम, जैसे हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आबादी इतनी नहीं है, तो ये लोग क्या है कि एग्जाम को इतना ज़्यादा सर पर नहीं बिठाते हैं कि एक एग्जाम करवा दिया इन्होंने एमकैट का या दूसरे और भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो उस एमकैट के एग्जाम के बेसिस पर इन्होंने एडमिशन दे दिया। और बाकी जो कई केसेस में 80% जो होता है एडमिशन का जो वेटेज होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है कि एमकैट के एग्जाम और आपके यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मेडिकल में एडमिशन मिलता है आफ्टर 4 years ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब डायरेक्ट 12th के बाद नहीं मिलता है कि आपने 12th करा उसके बाद 4 years ऑफ बेसिकली बैचलर्स इन मेडिसिन है ही नहीं, राइट? बैचलर्स डिग्री नहीं होती मैंने। हाँ। तो 4 साल का उन्होंने बेसिक बैचलर्स किया और उसके बाद आपको आप एमकैट का एग्जाम के लिए बैठते हैं और फिर आपको उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम, आपके 12th के एग्जाम, आपके इंटरव्यू और एमकैट सबका मिला जुला कर फिर आपको एडमिशन मिलती है। पर हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, तो वो चीज़ वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम हमेशा एक एग्जाम को क्लियर करने को एक बेंचमार्क बनाकर बैठे हुए, भले ही वो आईआईटी का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, जैसे पहले पीएमटी कहा जाता था, बाय द वे अब याद आया मुझे, मैंने भी पीएमटी दिया था, पीएमटी और स्टेट पीएमटी, वो यही भूल गए कि पीएमटी हुआ करता था। हाँ, और ये भूल गया कि मैंने मेडिकल टेस्ट AIPMT और CPMT बोला जाता था शायद। हाँ, यूपी CPMT और मतलब सबके अपने राज्यों के। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये चीज यहाँ पर अप्लाई होना थोड़ा मुश्किल है, बट पॉसिबल है कुछ हद तक कि आप इंटरव्यू के बेसिस पर दो एडमिशन, एटलीस्ट अपने एलीट जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्स में होता है थोड़ा बहुत इंटरव्यू बेसिस पर, बट बाकी जगहों पर भी आप इसी बेसिस पर एडमिशन दोगे तो शायद थोड़ा बेहतर होगा सिचुएशन, उसको एग्जाम को कम प्रायोरिटी हम देंगे तो। हाँ जी, जैसे यूएस वगैरह का, तो अगर जैसे मैं थोड़ा मैं आप दोनों शायद बायोलॉजी बैकग्राउंड से, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसे अगर मुझे अप्लाई करना है तो सेंट्रलाइज तो सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, तो हर कॉलेज का, मान लो MIT में अप्लाई करना है, MIT का अलग एप्लीकेशन फॉर्म, और हर एक कॉलेज को मुझे अपना टॉफल स्कोर और क्या कहते हैं अपना GRE स्कोर दोनों रिपोर्ट करना है। एग्जाम तो अलग दे दिया मैंने, पर रिपोर्ट करने का अलग है। इसके दो भाग कर दिए ना उन्होंने, एक नहीं मतलब कि GRE हो गया विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीबॉडी, कि तुम्हारा मिनिमम लेवल हमें पता चल जाएगा, या तो सब्जेक्ट GRE सब्जेक्ट या GRE वो वाला जनरल। अभी मैं एकदम जनरल GRE की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि आपका ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज को अप्लाई करने में ही आपका $100-200 जा रहा है, तो आप टोटल 7-8 कॉलेज में ही अप्लाई करोगे। तो पता नहीं, मुझे लगता है इंडिया के लिए शायद सेंट्रलाइज सिस्टम बेटर हो, क्योंकि अगर वो साथ के साथ में अगर यहाँ पे उस तरह का सिस्टम किया, मतलब वैसे करेंगे नहीं, बट हाइपोथेटिकली अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में एक और चक्कर होता है ना, जैसे वो आपके प्रोफेसर तो वहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देख रहे हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन देख रहे हैं, और क्या कहते हैं आपका जो ग्रेड्स आए हैं, आप ओवरऑल एक तस्वीर बन रही है, आपकी प्रोफाइल एक क्या बन रही है, वो सारी चीजें देख रहे हैं। अब यहाँ पे उसमें भी धांधलेबाजी हो जाएगी, LOR लिखवाने के लिए कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद सेंट्रलाइज सिस्टम शायद बेटर हो,
as compared to decentralized, I think. शायद नहीं, इंडियन सिस्टम में मैं तो इसमें एडमेंट होकर के बोलूंगा भाई, यहाँ पर टीचर आप देख लो, एडहॉक की टीचर, पीएचडी, पोस्ट डॉक, मतलब भारत में नाम के लिए पोजीशन निकलती है पोस्ट डॉक की या रिसर्च एसोसिएट की, नाम के लिए पोजीशंस निकलती हैं। पहले से डिसाइड होता है ऑलमोस्ट 90% में कि या तो कोई इंटरनल मेंबर है जिसके लिए ये पर्टिकुलर वैकेंसी निकाली गई है, वो आएंगे लोग दिखाने के लिए आएंगे, 10 लोग बैठेंगे और सिलेक्ट उन्होंने जिसको करना है उसी को करना है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो पॉपुलेशन एक इतना बड़ा फैक्टर अपने आप में आ जाता है कि तुम कंडक्ट कैसे कराओगे इतने ज्यादा को। इंडिया मतलब मैं तो बहुत ज्यादा कि भाई नहीं है, इंडिया के लिए वो पर्टिकुलर सिस्टम तो नहीं एग्जिस्ट करता है। बाहर की इंडिया में तो, और आप यूनिवर्सिटीज में देखें तो बिल्कुल अंतर है कि भारत में सरकारी यूनिवर्सिटी सबसे उच्चतम स्तर पे कंसिडर की जाती हैं एज कम्पेयर टू, अगर मतलब कि मेरे को हमेशा से लगता था कि MIT है उसके फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, या हार्वर्ड है इसके फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये सरकारी होंगी वहाँ की। फिर मेरे को पता चला नहीं ये सारी की सारी प्राइवेट है यूनिवर्सिटी ऑफ, जिनके नाम में उस जगह का नाम आए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, हाँ, तो उसकी थोड़ी संभावना ज्यादा होती है कि वो नहीं, PPP मॉडल है ना भाई, PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि इसमें पब्लिक फंडिंग भी है, प्राइवेट फंडिंग भी है, सब है। बिना प्राइवेट फंडिंग के यूनिवर्सिटी चलाना इम्पॉसिबल है भारत के बाहर में, और भारत में भी इनफैक्ट प्राइवेट फंडिंग अगर नहीं मिलेगी तो चलेगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? सबसे ज़्यादा पैसा तो प्राइवेट फंडिंग से आता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से आता है, और वो भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं वो देते हैं सबसे ज़्यादा पैसा। वो नहीं होंगे तो फिर यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? एल्यूमनाई देते हैं जो पुराने पढ़े हुए यूनिवर्सिटी के हैं, वो पैसा देते हैं भर भर के अपना जो भी उनको करना हो, टैक्स बचाने के लिए या जो भी करने के लिए। बट ये बात है। बट आप देखो ना कि यार ये एक स्कैम नहीं है, मतलब अगेन मैं अलग डायरेक्शन में बात करना चाहूंगा कि ये स्कैम नहीं है कि मतलब शुरू से देखा जाए ना, एक बच्चे को आप, जैसे मैं तो इस स्कैम का पार्ट रह चुका हूँ कि एक तो बच्चे को आप पढ़ाओ, मतलब शुरू बच्चे पैदा करो, ठीक है, उसके बाद बच्चे को स्कूल में एडमिशन दो, स्कूल में एडमिशन मिलेगी नहीं, डोनेशन दो, उसके बाद पैसा सरकारी स्कूल में भेजोगे नहीं, प्राइवेट में आपको डोनेशन देनी पड़ेगी, डोनेशन के लिए भी पैसा लाओ, फीस के लिए भी लाओ, 12 साल पढ़ाओ, उसके बाद फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे कैसे करके आप 3-4 साल लगा के करते हो, फिर वो लीक हो जा रहा है। फिर अगर मान लो बन भी जाते हो तो फिर डॉक्टर बन जाते हो तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलती, IIT में घुस जाते हो तो IIT में जॉब नहीं मिलती। तो मतलब ये तो शुरू से लेकर अंत तक ये अंतहीन हैमस्टर व्हील काइंड ऑफ स्कैम नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। इससे बढ़िया तो तुम धंधा खोल लो यार 12th के बाद में, वो ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज जिसने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी है, और जो करियर काउंसलर है बाय द वे, ये भारत के लिए वरदान हो जाएगा मेरे को लगता है। मतलब कि अगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि दिस आइडिया, ये इंसेंटिव ही तो है, मैं इसको कि वो सब लोग जो 12वीं से बायोलॉजी करके निकल रहे हैं सबको डॉक्टर ही बनना है, सबको, किसी को नॉन मेडिकल मतलब मेडिकल बट नॉन सो कॉल्ड डॉक्टर, मेडिकल बस साइंस, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब क्या क्या नहीं है। लोग इस पे गिरते हैं कि जब उनका नहीं हो रहा होता है MBBS के अंदर में। और ये इंसेंटिव के जरिए ही है कि एक पूरी लहर बनी हुई है भारत के अंदर में। और जिसका रीजन मालूम मेरे को क्या लगता है कि हम लोग ना हमेशा से हमारा एक इंसेंटिव ये रहा है कि पाप धुलने वाला, वो हमारे ना रगों में बसा हुआ है एज अ सोसाइटी। पाप धुलने वाला कॉन्सेप्ट मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ कि तुम जिंदगी भर पाप करो, एक बार गंगा नहाओ और उम्मीद करो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तुम पूरे बैचलर कुछ मत करो, लेकिन तुम 1 साल का ड्रॉप लो, एक जगह से कोचिंग लो, और तुमने अगर एक एग्जाम निकाल दिया तो तुम्हारे पुराने 15 सालों के पाप धुल जाएंगे। और ये एक ऐसा गाजर लटका हुआ है हर बंदे के आप सामने, जो चाहे 12वीं से बाद निकले, चाहे BSc करके निकले, तो SSC, CGL, UPSC, RBI, अपना नीट PG, UG, ये जितने एंट्रेंस एग्जाम एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे एक बार नहा लो और गंगा मतलब पाप धोलो वाला आइडिया पे काम करते हैं। और हम कर ही रहे हैं, मतलब कि हम तो हमेशा से हमारा इंसेंटिव रहा ही कि बच्चा सोचने का समय तो हमने कभी दिया ही नहीं उसको। उसकी गर्दन उठती है यूनिट टेस्ट, गर्दन उठती है फर्स्ट टर्म, गर्दन उठती है सेकंड टर्म, गर्दन उठती है मेन एग्जाम के बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड, एंट्रेंस एग्जाम। उसकी जिंदगी में वो कभी पल आई, मतलब मैं अपना दुख शेयर कर सकता हूँ, अपना रोना रो सकता हूँ कि स्कूल टाइम, आई हेटेड माई स्कूल टाइम इसी वजह से केवल और केवल। और आई लव्ड माई बैचलर्स क्योंकि मुझे गलती से बायोमेडिकल साइंस में ऐसे टीचर और ऐसा माहौल मिल गया था जहाँ सच में उन लोगों ने
बोला भाई मैंने पूछा अपने सर से कि सर ये मतलब होते हैं ना अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं फालतू में, कि सर ये सिलेबस सेंट्रल पे होता है पीडीएफ निकाल करके कि सर इसमें ना ये वाला चैप्टर, ये वाली किताब का ये वाला चैप्टर दिया है, इसके ये दोनों पन्ने पढ़ने हैं कि सर क्या। बोले कि इधर आ, तेरे को किसी ने बोला था क्या नाम है ये पर्टिकुलर जबरदस्ती करने के लिए? बोला नहीं, तो खुद आया ना कि हाँ तू जा लाइब्रेरी पूरा, मतलब कि जब खुद आया है तो फिर किताब खा के आना भाई, मतलब कि तू ये क्या कर रहा है। और भाई मतलब मैं गया, फिर धीरे धीरे वही वो पर्टिकुलर माहौल, और उसकी वजह से मैं मतलब मेरी जिंदगी के 2 इरा हैं, बिफोर कॉलेज और आफ्टर कॉलेज। और यही भारतीयों का मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम के पाप धो लो एक तो, और कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी क्या बोल रहा था मैं भूल गया, दिमाग से निकल गई, पता नहीं मेरे को। क्या बोल रहा था मैं, याद आएगा कुछ तो भाई तो सब लोगों ने बीच में कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं दृढ़ रहा, मैं रुका नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दी। अरे भाई साहब को बुलाया, भाई साहब को भी बोल देते हैं। सॉरी, हम अपनी बकवास करते रहते हैं। प्लीज आप बताओ। मुझे लग रहा है आज मैं एक YouTube वीडियो में हूँ, हमेशा आप दोनों को वैसे देखता हूँ ना स्क्रीन पे। अब ये जब आएगा तो इसको भी देखूंगा। नहीं सही, आपने जो बीच में बोला था मेरे माइंड में 2-3 न्यूरॉन फायर हुए थे, बट अब वो चले गए। नहीं ऐसे करेक्ट। पेन पेपर लेकर बैठे, मैं लेकर बैठता हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ पेन पेपर लेकर के बैठा करें सब लोग, मतलब कि अब याद रहता है। मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी पहले, अब मैं ले रहा हूँ पेन पेपर, डिजिटल पेन पेपर। क्या बोल रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बोल रहा था। कुछ तो बोल रहा था मैं बढ़िया से। आ जाएगा। वो एक्चुअली ना तब याद आता है जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है ना, तब वो क्योंकि आपने बीच में बहुत सारे एग्जाम्स का नाम ले रहे थे ना, रेलवे और ये बैंक। हाँ, याद आ गया। तो एक्चुअली ये इतना ज्यादा जो है, ये इतना ज्यादा सरकारी नौकरी का जो है, ये एक्चुअली इंडिया में भी है। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले नौकरियां ढंग की सरकारी ही हुआ करती थी, क्योंकि आजादी के पहले 40 साल हम ऑलमोस्ट एक सोशलिस्ट कंट्री थे। नौकरी का मतलब या तो सरकारी नौकरी या फिर वो सेठ जी के जो आप गुलाम हो, जो भी बटे। तो एक वो जो खासकर जो हिंदी बेल्ट है वो उससे बाहर आ नहीं पा रही है। जो पहले जो 40 साल जो हमारा देश में जो थोड़ा सोशलिस्टिक हमारी टेंडेंसी थी, हालांकि अभी तो मुझे नहीं लगता, हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि क्या कहते हैं, क्या मतलब सरकारी बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रास इज ऑन ग्रीनर ऑन द अदर साइड ना। तो सरकारी वाला अक्सर बोलेगा प्राइवेट कर लो, प्राइवेट वाला बोलेगा सरकारी कर लो। बट आई डोंट थिंक सरकारी नौकरी को उतना ज्यादा भाव जो हम पागलों की तरह दिए जा रहे हैं उतना देना चाहिए। ये थोड़ा एजुकेशन से हटके टॉपिक था, बट स्टिल दूसरी चीज जो मेरे माइंड में आई थी, जो अभी बोलते बोलते भी आई थी, वो ये थी कि मैं भूल गया। चलो आप बताओ। आप मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे जो हम तो बड़े बड़े एग्जाम की बात करें ना, तो छोटे छोटे एग्जाम जैसे आपने नाम लिया, उससे से दिमाग में आया कि कुछ ऐसे ना बहुत लैंडमार्क से स्ट्रीट इंटरव्यू देखे मैंने, जिसमें एक जो एक पत्रकार है ना जो लेते रहते हैं ऐसे इंटरव्यू, उनका नाम भूल गया, राजीव रंजन है शायद उनका नाम। तो वो पूछते रहते हैं लोगों से कि भाई क्या कर रहे हो, क्या माहौल ठीक है करके एक शो आता है, बहुत अमेजिंग है। तो उसमें वो एक बंदे से बात करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, तो कहता है मैं पिछले 12 साल से मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ। कहते 12 साल से, कि हाँ जब मोदी जी बने थे ना प्रधानमंत्री, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तब मैं ग्रेजुएट हुआ था और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बंदे से पूरी बात करते हैं, तो वो उसका क्रक्स ये था कि वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत बेहतरीन कर रही है, तो पर उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो फॉर वट एवर रीजंस, और 10-15 साल से वो तैयारी करे जा रहा है अलग अलग एग्जाम की, अच्छे दिन नहीं आ पा रहे, कभी उधर मुंह मार रहा है, बस वही है, अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो मतलब एलिट लेवल के एग्जाम हमने बोले ना कि IIT दूसरी चीजें, पर 50,000 अलग अलग एग्जाम भी होते हैं, रेलवे के, पटवारी के, 10 तरह के, वो उसमें भी लोग बहुत भरे पड़े हैं, क्योंकि उनका आखिरी जो होप है वो वही है कि ओवरेज होने से पहले हम कर लें कैसे ना कैसे करके, और ओवरेज हो जाए तो हम कोई सर्टिफिकेट लगा दें अपना कि भाई हम 1-2 बार और ट्राई कर लें। बिल्कुल।
स्कूल वो तबका टीचर, बहुत बड़ा है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हाँ, बहुत वो ज्यादा ह्यूज एग्जाम्स तबका है, वो बहुत बड़ा तबका है एक्चुअली वो भी। अच्छा, इसको भाई ने बोला था कि मैं समझ में, भाई ने बोला था कि वो थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो डाइग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उसका लिंक्ड पीछे से ही है। और उसका एक और कारण जो मैं अगेन एक और हाइपोथेसिस देना चाहूंगा, एंड दैट इज सूडो सिक्योरिटी। सूडो सिक्योरिटी होती है जब तुम्हें घर वाले 2 वक्त का खाना दे सकते हो, एंड दिस सूडो सिक्योरिटी कि तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाएगा गिव्स यू एक्सक्यूज और घर वालों की तरफ से पनाह कि तुम्हें छत और 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, तैयारी करो। क्योंकि इसके अंदर में वो भी इंडल्ज्ड हैं, वो इंडल्ज्ड हैं इस चीज को लेकर के कि हाँ हम मतलब कि हमारा बच्चे की जॉब जो है वो लग जाएगी। और क्योंकि लोगों को भारत के अंदर में ये चलन है ना कि बच्चा तो मतलब माँ बाप के साथ ही रहता है और बाहर नहीं है उतना पर्टिकुलर चलन, तो अगर लोगों के सर पे इतनी ही तलवार लटक जाती कि नहीं भाई घर पे तो अब रहने को मिलेगा नहीं, अब बाहर रहूंगा तो 10,000 रुपए का कमरा, 5,000 रुपए का खाना, मरे से मरे 20-25,000 रुपए तो चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ वो सूडो सिक्योरिटी घर वालों की वजह से 2 वक्त की रोटी और छत मिल जाती है, और फोन तो फिर घर पे मिल ही जाता है। और ये तीनों कॉम्बिनेशन वो डेडली 90, क्योंकि सिलेक्शन तो हमेशा से 1% का ही होना, सीटें ही जब 1% है, लड़कियों को गाजर दे दी जाती है कि बेटा तुम वो कर लो, क्या नाम है, शादी कर लो, फिर अपना सीटेट की तैयारी कर लेना, क्योंकि उनको तो उनको 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 बनाना है टीचर। भारतीय औरत को अलाउड है टीचर बनना, तो सीटेट की तैयारी कर लो और मतलब घर पे रह करके कर लेना, उसको भी ये गाजर मिल जाती है। और बाकी जो हम मेरे जैसे लोग हैं उनको घर की छत्र छाया और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो उनके पास रीजन होता है कि शाम को लफंडरगिरी करेंगे, घर वालों को बताते रहेंगे कि जी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और ये बोल करके कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है के बेसिस पर भी दहेज डिफाइन होता है कि इट इज अ प्रोबेबल कैंडिडेट, कि इसका अगर हो गया तो हमारी लॉटरी लग जाएगी तो इसको दिया जाए। और भारत में एक और जो मैं बहुत बड़ी वजह मानता हूँ कि हमारा फिल्टर सिस्टम खराब है, सॉर्टिंग सिस्टम खराब है, कि किसी भी बंदे की शादी हो सकती है भारत के अंदर में, उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस लड़के को एग्जिस्ट करना है सॉर्टिंग सिस्टम के तहत, और उसको घर वाले सिस्टम होता कि जाकर के तुम्हें ही अपने मुंह से अपनी बात करनी है, तो वो एक फिल्टर सिस्टम की तरह काम करता। तो इतने जो लफंडर घूम रहे हैं, किसी की शादी नहीं होगी भाई। ये दो पर्टिकुलर तो हाइपोथेसिस एक मैं चीज देना चाहूंगा। एक चीज बोलने से थोड़ा सा, ये जो हाँ, अभी please। दो सीधा अटैक किए आपने मेरे ऊपर और एक तरह से अपने ऊपर भी, क्योंकि आपने भी शादी नहीं करी है और आप भी अभी शायद पेरेंट के घर पे रह रहे हैं और मेरा भी फिलहाल इस समय इस वक्त ही सीन है। तो ये दोनों अटैक अच्छे नहीं लगे वैसे मुझे। अच्छे और आपने हम पे भी अटैक किया, क्योंकि हम भी बहुत सालों तक पेरेंट्स के साथ रहे और उसके बाद हमारी शादी भी अरेंज मैरिज, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज कह सकते हैं उसको, तो उस हिसाब से भी। बट हाँ, मैं मान सकता हूँ कि बिल्कुल अगर ऐसे इस तरह से, तो यही बात कर रहा हूँ मैं, यही सिस्टम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, कि 18 साल के बाद आप चूज कर सकते हो कि आपको अपने बच्चों को रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि 18 साल तक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा लीगली, बट 18 साल के बाद आप चूज कर सकते हो कि बच्चे को आपके साथ रहना है कि नहीं रहना। बच्चा चूज कर सकता है कि मेरे को माँ बाप के साथ रहना है कि नहीं रहना है, और अगर रहना है तो फिर वो या तो फ्री में आप रख सकते हो बच्चे को, या रेंट बोल सकते हो कि रेंट दे भाई, तू रहना है तो तेरे को। गैराज में भी रखते हैं ना, गैराज वगैरह, गैराज मतलब कि खाली है और और अगर माँ बाप चाहें तो वो बोल सकते हैं कि भैया निकल जाओ, 18 साल हो गए तुम्हारा समय समाप्त होता है, समय समाप्ति की घोषणा 18 साल के होते ही हो जाती है। मेरे को तो कल्चर का ताना बाना बन जाता है ना कि सभी निकल जाते होंगे, फिर वो कल्चर के तहत ताना इतना बाना। सही है। हाँ, वो जो नॉर्म बन जाता है वो वही होता है। और इसमें सिस्टम भी ऐसा बिल्ड किया गया कि 12वीं आप कर लोगे ना, 12th आप कर लोगे, हाई स्कूल पास हो जाओगे, तो आपको एक नौकरी मिल सकती है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको नौकरी मिल सकती है। यू डू नॉट नीड टू एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन कॉलेज एजुकेशन। उसके बाद आप नौकरी करो और साथ में अगर पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत ही आपको चुल्ल है, कीड़ा है, तो पढ़ाई कर लो, खुद से फंड करो अपनी एजुकेशन को। बट इसमें भी जो यहाँ पर देसी माँ बाप है ना, वो दोनों पिस के रह गए बीच में, क्योंकि ना वो निकाल सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं कि भैया चुपचाप बैठे रहो या कुछ भी करो या कॉलेज मत जाओ। तो ये इट्स लाइक वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट चीज है कि कॉलेज भी भेजना है आपको, क्योंकि आप समाज क्या कहेगा, और आप घर से भी नहीं निकाल सकते, और आपको बच्चों की भी सुननी पड़ेगी। तीनों केसेस में आप पिस के रह जाते हो, और पीसा हो जाता है आपका। इकोनॉमी तो इस तरह डिजाइन है वहाँ की कि
सॉरी हाँ, तो इकोनॉमी तो इस तरह डिजाइंड है कि आप निकालने वाले हो, खर्चा वो अपने आप देखेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा या वो करेगा, राइट। और कॉलेज की फीस भी उस हिसाब से, राइट, क्योंकि यूके तो नहीं, आई थिंक कनाडा और अमेरिका की कॉलेज खासकर यूनिवर्सिटी फीस इतनी ज्यादा है कि ऑलमोस्ट एक प्रिविलेज ही है। यहाँ तो इंडिया में तो कुछ नहीं किया तो बीए करवा देते हैं कि बायोडेटा में 12th पास नहीं दिखना चाहिए। आई पर्सनली फील कि इंडिया का बैचलर्स इज इक्विवेलेंट टू यूएस कनाडा का 12th, क्योंकि एक मतलब ड्यू टू मल्टीपल फैक्ट इन टर्म्स ऑफ सोशली भी और वैसे भी, और क्योंकि एक डिग्निटी ऑफ लेबर नाम की एक चीज होती है जो यहाँ पे एकदम नेगेटिव में है कि यहाँ पे अगर अंकित भाई को किसी ने हल्का सा कि अंकित भाई को किसी ने इनके रिश्तेदार ने मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए देख लिया ना, तो फिर हो गया इनका काम क्या था। पर अरे अंकित भाई के रिश्तेदार बाद में बुरा मानेंगे, पहले अंकित भाई खुद बुरा मान जाएंगे। मतलब ये काम करने के लिए बने हुए हैं। तो पर मैं आपको बताता हूँ so conditioned कि we ourselves look down upon those people, ये हमारी गलत वो है कि हमने ही अपने आप को इतना ट्रेन किया हुआ है। बट मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो मुझे यहाँ पर आके पता चली कि जब मैं पहली बार आया था, कि पहली बात तो आई हाईली कंप्लीटली डिसएग्री कि इंडिया का जो ग्रेजुएशन है यहाँ के 12th के बराबर है, नहीं है। ये मैं उससे भी बहुत नीचे है, क्योंकि यहाँ का जो 12th पास स्टूडेंट होता है, आप उससे बात करेंगे, उसका वर्ल्ड व्यू सुनेंगे, उसकी कम्युनिकेशन देखेंगे, उसका इनफैक्ट नॉलेज भी देखेंगे। ही माइट नॉट नो एवरीथिंग बट ही नोज व्हाटएवर ही हैज उसने जो पढ़ा है एटलीस्ट उसको उतना पता होता है हाई स्कूल में। दूसरी बात, उसके पास इतनी स्किल्स होती हैं कि वो एक नौकरी ले ले। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो बंदे आते हैं ना, पहले इमिग्रेंट्स आते हैं, तो भले ही वो कोई भी नौकरी कर आए हो, भले ही बैंक मैनेजर लगे हो, कोई कलेक्टर बने हो, कहीं पर भी हो, उनको भी वही नौकरियां करनी पड़ती हैं। तो भले ही आप लुकडाउन कितना भी करो, बट यहाँ पर आकर आपको वही होम डिपो में, वॉलमार्ट में, इधर उधर में नौकरी करनी पड़ेगी। और आप फिर छुपते रहो अपने आसपास के लोगों से, बट आपको वो काम करने पड़ेंगे। तो आप भले इंडिया में ऐसा होता हो, बट यहाँ पर आकर तो आपको पहले अपना गुजारा भत्ते के लिए करनी पड़ती है। अधिकतर लोगों को मैंने देखा हुआ है, go through the grind for the first year or so। ये एक और हाइपोथेसिस, मैं हाइपोथेसिस बोलता हूँ, कोई मेरा गिरेबान ना पकड़ पाए, इसलिए हाइपोथेसिस के नाम पे सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चिपका दो। इसीलिए तो आपका डिसएग्रीमेंट नहीं होता किसी से क्या? तो द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल आइडिया ऑफ नॉलेज, कि किस तरीके से भारत में जब बच्चा सो कॉल्ड पढ़ना, मतलब किताब पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना सीख लेता है, उसके बावजूद भी उसका एक पैरेलल लटका रहता है कि कोई बताएगा ये किताब तो मेरे से पढ़ी जाएगी। ये आइडिया कि किसी किताब को पढ़ने के लिए एक या तो गाइड चाहिए होती है, मतलब उस जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के पैरेलल में या तो तुम्हें एक बंदा चाहिए, या तो कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला चाहिए, या उसकी गाइड या कुंजी चाहिए जिसके बेसिस पे तुम ये किताब पढ़ना सीखोगे, विच ऑब्सोलीट्स द आइडिया ऑफ रीडिंग। कि तुमने यार रीडिंग को तुमने सीख तो लिया ना, मतलब ठीक है तुमको कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आएगी, यू कैन रेफर, यू कैन टॉक टू समवन, लेकिन ये जो हमारे ताने बाने में बन गया है कि जो ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, फिर कि जी ट्यूशन ले रहे हैं, 5 सब्जेक्ट का ले रहे हैं और वो किताब पढ़ने के लिए ले रहे हैं। MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ मैंने कि मतलब कि वो बंदा MBBS का ट्यूशन चल रहा है, ये भारत में ही मेरे ख्याल से हो सकता है। जो कि अब आप जो कह रहे हो ना रवि भाई, वो अंतर यही है कि वहां का बच्चे को अगर एक बार किताब शायद पढ़नी अगर आ गई तो फिर वो खुल गया ना, दरवाजा खुल गया ना, अब तो उसको वो जादू की छड़ी मिल गई है। अब बचा क्या इस दुनिया के अंदर में जो वो नहीं खा सकता है? ज्यादातर सामान वो खा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का वो एक चलता रहता है कि ये किताब पढ़ने के लिए भी कोई बंदा चाहिए ही। तो वो जो फंडामेंट, अब वो शर्माते रहेंगे, बात नहीं, मतलब ये हमारे ताने बाने में ही है, अभी तक हुआ मेरे अंदर भी कि अपने आप को प्रेजेंट करना, बात करना, अपनी बात रखना। हमारे यहाँ तो बात रखने को वो माना जाता है कि विद्रोह माना जाता है सीधे सीधे। और एक आइडिया ऑफ हायरार्की, कि ये आइडिया मेरा टूटा था आइसर के अंदर में, अब पता नहीं अब क्या चलता है, लेकिन जब मैं आइसर में था तो मेरे लिए एक लिटरली इंडिया में रहकर के कल्चर शॉक था कि वी वर सपोज्ड टू टॉक टू टीचर्स एज इफ दे आर
हमारे ही वो है, समकक्ष हैं, और नाम लेकर के मतलब दे स्पेसिफिकली दे वर एडमेंट के भाई नाम लेना है, और तुम मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे, और फिर वो धीरे धीरे इतना ज्यादा इनग्रेंड हो गया कि तुम फिर सच में उनसे इंसान की तरह बात करने लगे। वरना इंडिया में जब भी बात करते थे ना, प्रिंसिपल का मतलब होता था कि मेंटली ऐसे देखना पड़ता है, मतलब समझ लो कि मेंटली ऐसे देख रहे हैं कि कोई तो है व्यक्ति जिसका कोई ओहदा इतना खतरनाक है, और आप कुछ हाथ जोड़ करके रखेंगे। जो टिपिकल हायरार्किकल मेंटल हायरार्किकल सिस्टम हर जगह, घर में है, ऑफिस में है, नेता समाज के बीच में है, वो हायरार्किकल सिस्टम हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। वो जो टूटा मेरे को समझ में आया कि बाहर के लोग इंसान को इंसान की तरह बात कर पाते होंगे, तो वो बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने भी अपनी वो बात बड़े प्यार से रख पाते होंगे जो डिसएग्री कर रहे हैं शायद जिस बात से। यहाँ कोई डिसएग्री कर ही नहीं पाएगा। आई थिंक उसका रीजन यही हो सकता है क्योंकि आईसर के जो फैकल्टी हैं वो शायद बाहर से पढ़कर आए होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो शायद वो कल्चर वहां पर लेकर आए ना। यस, वो कल्चर लेकर आएंगे। तो हम, मेरे को भी ऐसा कल्चर कोर्सेज भी बता रहे थे ना, कोर्सेज भी बता रहे थे ना अंकित कि एकदम उस अमेरिकन पैटर्न पे डिसाइड किया था, सीजीपीए 4 में से मिलती थी इस तरह का। मतलब कि ऑफिस आवर्स हो रहे हैं, मतलब मिड टर्म, मिड सेम, और जो MIT, रियल, बर्कली के जब पहला लेक्चर होता था और वो लोग बताते थे कि हमारे ऑफिस आवर्स हैं, मिड सेम अब होगा, एंड सेम अब होगा, ये जो शब्दावली थी वो मेरे को चमकती ही नहीं थी जब मैं बैचलर में देखता था। बैचलर में तो हमारे एग्जाम जो नॉर्मल होते हैं वो होते हैं, फिर मैं जब गया मास्टर्स में तो अब मेरे को चमका, अच्छा ये मतलब होता है ऑफिस आवर्स का, और ये मिड सेम एंड सेम इस तरीके से होता है। तब मेरे को समझा, अच्छा ये तो पूरा कॉपी पेस्ट किया, विच वाज अ ग्रेट डील। पर एक अलग तरह का कल्चर शॉक मैंने देखा कि मतलब जब मैं गया था पहली बार, अपना पीएचडी के दौरान ही गया था, एक फेलोशिप मिल गई थी तो उस दौरान गया था, राइट। तो वहां पर देख रहा हूँ कि जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोफेसर को नाम लेकर बुला रहे हैं जैसे आप बोल रहे हो, और हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट हैं और हम सर बोल रहे हैं। तो अधिकतर जो, जैसे हमारे जो सुपरवाइजर थे वो तो इंडियन थे, तो पर दूसरे लोगों से काम करना पड़ता है, अधिकतर हर किसी की लैब में जाकर काम करना पड़ता है, तो उनको भी हम सर बोल रहे हैं, तो वो इतना बुरी तरह से चिढ़ जा रहे हैं कि मुझे सर बोल दिया ना तो बस गुस्सा हो जा रहे हैं। वैसे बाकी बहुत अच्छे से बात करें कि आई हैव नॉट बीन नाइटेड येट, तो डोंट कॉल मी सर, व्हेन आई विल बी नाइटेड देन ओनली यू कैन कॉल मी सर, लाइक व्हाट इज सर, लाइक व्हाई आर यू कॉलिंग मी सर। सो बहुत ज्यादा कल्चर शॉक हुआ और बहुत टाइम लगा इस चीज को समझने में कि भाई ऐसा चीजें होती हैं। आप उनसे उनकी तरह ही दोस्त बन के बात करो, जो कि हमारे लिए, हम जो एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए इम्पॉसिबल है भाई। हाँ जी प्लीज। बिल्कुल। और ये जो टीचर और ये हायरार्की वगैरह है ना, एक मुझे लगता है कि फॉर व्हाटएवर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल रीजन, एक बार एक इंसान टीचर बन जाता है ना इंडिया में, उसको लगता है कि अब तो मुझे खड़ूस टाइप का ही रहना है, मुझे अब कुछ बिल्कुल भी इसमें वो नहीं लेके आना। अब जैसे कोचिंग में कुछ टीचर होते हैं वो फिर भी थोड़ा मस्ती वस्ती करने में बिलीव करते हैं, 11th-12th के यूट्यूब पे लेक्चर दिख जाता है, बट अगर आप NPTEL HRD की यूट्यूब वीडियोस देखो जिसमें मेनली वो जो IT प्रोफ्स है, और कंपेयर करो उसको कि MIT OCW से, तो मतलब ऐसा लगेगा कि एक बंदा एकदम पैशनेट है अपने सब्जेक्ट के लिए और एक बंदा बस पता नहीं क्या, मतलब ठीक है मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी, बट मैं इसका रीजन दे सकता हूँ। वो रीजन ये है कि इंडिया में एज फार एज NPTEL, क्योंकि वो IIT और IISc और ये इनका वेंचर था सबसे पहले, और IITs में ये लोग टीचिंग को स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे थे बल्कि रिसर्च को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे। तो व्हेन दे वर बीइंग हैंड पिक्ड, तो द फर्स्ट थिंग दे सॉ इन देम वाज कि ये रिसर्चर कैसा है, और वो रिसर्चर के बेसिस पे आ गए। और भारत में तो मैं ये वाला भी सेकंड ओपिनियन एग्री करता हूँ कि क्या होता है कि हम लोग यार, मतलब आप समझ रहे हो 15,000 रुपए मिल रहे हैं बंदे को, टीचर को। कोई आपको लग रहा है कि जो एक्चुअल में टीचर बनना चाहता है उन लोगों के पास कोई इंसेंटिव है टीचर बनने का? दे आर देयर फॉर द सेक ऑफ इट, के वो सोच रहे हैं कि यहाँ रह करके मैं तैयारी कर लेता हूँ सीटेट की और सरकारी बन जाऊंगा ना तो उसमें 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो और तो वो जो फीलिंग है वो भी गायब हो जाती है उसकी वजह से। और इसीलिए जो वाकई में एंथुजियास्ट्स है ना, वो प्राइवेट में जाकर के बढ़िया कमा लेते हैं, और इसीलिए आपको प्राइवेट में एडटेक वर्ल्ड में वो जो कूदते फांदते और पढ़ाने, जो सच में पढ़ाना चाहते हैं वाले टीचर वहां मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू ऐसी जगह पे जैसे NPTEL है, क्योंकि वहां वो
प्राइमरी रिसर्च के लिए थे, लेकिन उसके अंदर में भी हैं बहुत अच्छे लोग। इम्यूनोलॉजी के लिए प्रोफेसर एजाज गुप्ता, आईआईटी खड़गपुर, मतलब वो भी कूदते फांदते नहीं पढ़ाते हैं, बट लाइक दे आर ब्रिलियंट इन देयर सब्जेक्ट। मतलब वो लोग ऐसे हैं कि तुमको अगर चाहिए ना, उनसे बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर टीचिंग वाला में चलता है कि टीचर भी अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा लाइक बढ़िया तरीके से बता दे, तो वो बच्चे जो इंटरेस्टेड थोड़ा कम है वो भी इंटरेस्ट गेन कर लें। लेकिन आई टोटली एग्री कि आप मौत छाई रहती है। मतलब लगता है कि अभी कुछ ऐसे ये एमएमएस का वीडियो ना निकल जाए, उसका प्रिंट तक ऐसा रहता है कि ये इसमें एक चीज मैं तो कोचिंग क्लास में नहीं, अच्छा सर, मैं तो कोचिंग क्लास तक गया था, तो अंकित भाई ने खुद की तारीफ कर दी एडटेक बोल के। जस्ट किडिंग मैन, क्योंकि अंकित सर ने एडटेक में पढ़ाया है खुद। देखो हमने पढ़ाया क्लासरूम में, तो एक्चुअली एक चीज पहले, हाँ प्लीज बोलिए। हाँ नहीं, तो इससे पहले आप वो बात कर रहे थे कि ट्यूशन, तो मुझे तो याद है जब मेरी ट्यूशन लगती थी, ट्यूशन टीचर का एक ही काम होता था, जो क्लास में उसने इंग्लिश में पढ़ा सेम इसको हिंदी में पढ़ाता था, एक लाइन को। आई थिंक ट्यूशन इंडस्ट्री पूरी उसी चीज पे चल रही, जो होम ट्यूशन टाइप की जो इंडस्ट्री हो, जो क्लास 6, 7, 8 वगैरह में। बट फिर भी मुझे मैं अलग डायमेंशन इसको देना चाहूंगा कि जैसे आप देखोगे कि इंडिया में थोड़ा स्पून फीडिंग ज्यादा है। आई थिंक अब यूएस का जो प्रॉब्लम सेट्स वगैरह, जो मेरा सारा एक्सपोजर ओसीडब्ल्यू से ही है, सॉरी, हाँ मैं ज्यादा रहा नहीं है चीज है। तो मैं मतलब वो ऐसा रहता है कि पढ़ाते कम है, पर जो प्रॉब्लम सेट रहता है ना, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, और इसका कुछ वहाँ आर डी शर्मा कुंजी वगैरह टाइप नहीं मिलती, तो उसको खुद फिगर आउट करना है, हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ तो नहीं हुआ। बट यहाँ पे जो है सॉल्ड एग्जाम्पल्स जो होंगे RS अग्रवाल में, आपके मैथ्स में, उन्हीं में से आपका एग्जाम भी आना, तो आप वही करके जाओगे। बट आई थिंक इसके दो चीजें कि दो अलग अलग फायदे हो सकते हैं, क्योंकि यूएस में फिर जो एकदम जो क्रेम दला क्रेम जो एकदम टॉप होगा ना, वो बंदा जो है वो ही कर पाएगा उसको, और क्योंकि वो इतना मुश्किल प्रॉब्लम सेट होगा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो कम, वो काम ज्यादा दे देंगे, तो वो कर पाएगा उसको। बट इंडिया में क्या है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एकदम टॉप वाला ही कर पाए, हर कोई कर जाएगा, तो इसलिए एवरेज बंदा जो है थोड़ा पैदा होगा, जो टॉपर होगा वो भी पैदा होगा ही यहाँ पे। बट तो मुझे पर्सनली लगता है कि यूएस में जो 1% जो अच्छे लोग हैं मैथ्स में, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, और बाकी 99% कुछ ज्यादा ही खराब है। जबकि इंडिया में थोड़ा 50-50 वाला सीन है, कि मतलब बहुत सारे एवरेज लोग भी, ऐसा नहीं है कि 99% खराब है, एवरेज भी मतलब एक अच्छा है। और आई थिंक इनिशियली जो हमारा देश जिस टाइम से गुजर रहा था, उस टाइम शायद एवरेज लोगों की शायद जरूरत भी थी, तो हो सकता है उस हिसाब से इस तरह डिजाइन किया हो, मुझे ऐसा भी लगता है। दुनिया में ना इसको मैथ, हाँ प्लीज। 3 लोग हैं ना, 3 लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है। मैं सिंपल एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि दुनिया में लाइक अगर आप देखोगे ना पूरा स्टैटिस्टिक्स, तो दुनिया में एवरेज लोगों की ज्यादा जरूरत है, ब्रिलियंट लोगों की हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए वी डोंट मैन्युफैक्चर ब्रिलियंट माइंड्स, और मैन्युफैक्चर वैसे भी नहीं किए जा सकते, वी मैन्युफैक्चर एवरेज माइंड्स, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि फुट सोल्जर्स हैं, जो काम करेंगे बेसिकली। दूसरा पॉइंट था जो बीच में बोलना चाह रहा था कि जो रिसर्चर्स होते हैं, 2 तरह के टीचर होते हैं, राइट, यूनिवर्सिटी लेवल पर। एक तो रिसर्चर होते हैं जो कि टॉप नॉच रिसर्चर होते हैं, जो कि गलती से टीचर बन गए, और जो कि अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आर लाइक दैट। और दूसरे टीचर होते हैं कि जो रिसर्च कर लेते हैं नाम की, या नहीं भी करते हैं, बट उनको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बट उनकी इज्जत रिसर्च समाज में ना बहुत कम है। तो एक हेरारकी, उल्टी हेरारकी बनी हुई है दोनों तरफ से, कि जो बहुत टॉप नॉच रिसर्चर्स हैं, जिनको बोला जाता है कि ये तो बहुत ही बेहतरीन है, और जब उनको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा ना, आप उनका एक भी शब्द नहीं समझ पाएंगे क्लास में। जैसे हमें पढ़ाने आते थे, वो बस अब एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, वो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और खुद ही में गाना गाते गाते समझा के चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कुछ उन्होंने कर दिया, जो कि कर दिया होगा, बट एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आता भाई। और दूसरा, भले ही एक एवरेज रिसर्चर है, टीचर अच्छा है, एक्सप्लेन अच्छे से कर देता है, जो कि बाद में साइंस कम्युनिकेटर बन जाता है हमारी तरह। तो वो चीज है, 2 अलग अलग धड़े हैं इसके। एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है।
कि अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अंदर में अगर आपको मैदान मिले भागने के लिए तो आप सबसे अच्छा भागेंगे। तो वही अगर तो फिर जबरदस्ती ऐसे व्यक्ति को रिसर्चर को फ्री कर दो ना, क्यों जबरदस्ती पढ़वा रहे हो उससे? ये भी नहीं, देखो मैं आपको बताता करेंगे, ये हूँ, मैं आपको बताता हूँ पॉलिसी कि वाली इसमें प्रॉब्लम है। इसमें पॉलिसी ऐसी है कि आप एज अ यूनिवर्सिटी टेन्योर टीचर, मैं अगेन यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी एडल्ट लाइफ में सबसे ज्यादा देखा है, यूनिवर्सिटी टेन्योर्ड प्रोफेसर हो आप तो आपको एक लेवल के बाद ही मौका मिलता है कि आप ना पढ़ाओ या एक कोर्सेज ले लो एक सेमेस्टर में। बट जब आप बेसिक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर आते हो ना, तो आपको पढ़ाना जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। बाद में जब आप एक प्रोफेसर लेवल पर टेन्योर हो जाता है आपका, तो आप चूज कर सकते हो या तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा या मैं रिसर्च करूंगा ही करूंगा, मतलब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप फिर फ्री हो जाते हो, वो आपकी फिर और उसमें जायदाद मतलब बन जाती है वो जॉब। एक एंगल ये भी है ना कि वो पढ़ाने में अच्छा हो कि ना हो, बट सोसाइटी के लिए ये अच्छा है कि बच्चों को इस बंदे का एक्सपोजर दो, ये भले से रोता रहे लेकिन मेरे सोसाइटी में मेरे बच्चों के लिए इस ऐसे बंदों का एक्सपोजर होना बड़ा जरूरी है कि ये बंदा सोचता कैसे है, ये बंदा काम कैसे करता है। और वो देते हैं मतलब कि ये जैसे हमारे जो आईसर के अंदर में क्लोज्ड है, सब कुछ है, लोग अंदर ही रहते हैं, तो वो टकरा जाएगा तुमको, वो काम कैसे कर रहा है, उसकी सारी लाइफ वहीं पे, मतलब हम मतलब लिटरली गुरुकुल वाला हिसाब किताब हो गया कि टीचर भी वहीं रहता है, तुम भी वहीं रहते हो और सब कुछ वहीं होना है। तो तुमको वो एज अ व्यक्ति भी देखने के लिए मिलेगा, ऐसा रिसर्चर भी देखने के लिए मिलेगा, और आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो अभिजीत जो गाना गाते हैं ना, अभिजीत वैसे हैं, क्या नाम है इसके सर, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन आप आदमी सुअर हो, तो ऐसे वो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि आप कि इंसान सुअर हैं, मगर ठीक है रिसर्चर बेहतरीन है, अब क्या करें, है तो है। इंसान के तौर पे नहीं पता चले किसी टीचर का तो बेहतर है, मतलब उनसे मैं उतना ही कम्युनिकेट करना चाहूँ, क्योंकि 99% लोगों को फिर मैं वही बोलूंगा कि सर आप इंसान तो सुअर हैं बट काम अच्छा कर लेते हैं। काम बहुत सही करता है। तो यही है। तो नहीं, एंशिएंट सिस्टम में क्या होता होगा, मैं मतलब थोड़ा मुझे हिस्ट्री में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। जैसे अपने जो आर्यभट्ट टाइप के लोग, जो ब्रह्मागुप्त, माधव, ये सब लोग जब अपने छोटे छोटे स्कूल चलाते होंगे तो आई थिंक रिसर्च अपनी करते रहते होंगे, साथ में पढ़ा, खैर वो तो फॉर्मलाइज ही नहीं था सिस्टम। मैं आइडियली सोच रहा हूँ कि आइडियली एक तो चलो आपका बात भी सही है कि एक्सपोजर होना चाहिए, बट अगर वो बंदा एकदम ही जीरो है पढ़ाने में तो आइडियल मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यूटोपियन सोच रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हो सकता है कि उसको एकदम फिर रिसर्च में लगा दें जब आता ही नहीं बंदे को। तो वो एक लेवल के बाद तो होता ही है ना, जैसे आप कैसे कैसे करके बढ़ गए सिस्टम में, आ गया आप एसोसिएट भी बन गए, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर आ गए, उसके बाद आपको फिर भी इतनी फ्रीडम होती है कि भाई ये बंदा ना पढ़ाएगा ना तो बर्बाद करेगा स्टूडेंट्स को, तो उसको रिसर्च में लगा दो। एक आध प्रोजेक्ट है इसके पास जो लेकर आया इस तू करता है बस, और वो अपने टीए को भेज देता है, फिर वो खुद नहीं जाता है पढ़ाने के लिए, कोर्स असाइन हो जाता है उसके नाम पर। टीए अमेजिंग होता है पढ़ाने में क्योंकि वो नया बच्चा है, हमने एज ए टीए हमने बहुत पढ़ाया यूनिवर्सिटी के बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ, वो खुद टीचर साहब नहीं आते थे कभी, हमें ही पढ़ाने जाना पड़ता था। तो ऐसा सिस्टम हो जाता है फिर उस केस में। मैं बताता हूँ उसका, आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा था ना, बस ये आखिरी, इसको फिर क्लोज करेंगे। आपने पूछा था कि शायद उस टाइम पर कैसे रहा होगा आर्यभट्ट, और मतलब कि जो गुरुकुल टाइप का है, तो उसमें मुझे लगता है कि दो टाइप के रहे होंगे। एक वो वाला स्टैंडर्डाइजेशन जो आपको काशी वगैरह में देखने के लिए मिलता है कि जिसमें एक स्कूल एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है। सिस्टम एज इन कि उसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं, चाहे व्यक्ति, चाहे जो स्कूल का लीडर है वो मर भी जाए, लेकिन क्योंकि स्कूल का एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया है, तो वहाँ का जो काम है कि सुबह ऐसे उठना होता है, ये करना होता है, वो पूरा का पूरा वो हो गया एक सिस्टम। और एक जो इंडिपेंडेंट लेवल पे व्यक्ति चलाता होगा, वो मुझे लगता है कि जैसे जो आज भी होता है, जैसे कि हमारे बड़े पापा हैं, तो वो क्या करते थे कि जैसे एक पर्टिकुलर काम है, तो कोई रिश्तेदार गांव के अंदर में है, तो उसने भेज दिया यहीं कि भैया जाओ उनके यहीं रहो, उनके यहाँ काम सीखो। वो जो ये आइडिया है ना कि वहीं चले जाओ और वहीं जाकर के काम सीख लो, और एक ये पर्टिकुलर आइडिया शायद काम करता होगा जब इंडिपेंडेंट किसी बंदे का रहता होगा, और उसी को शायद ये लोग बोल देते होंगे, कोई बढ़िया बंदा मिल गया, उसके यहाँ 5 बच्चे भेज दिए, लग रहा है कि छोटा स्कूल सा चल रहा है।
सही। Correct. तो आज का तो बताओ नीट एग्जाम को कैसे रोके बंद होने से, बताओ ये लास्ट बता के अब जाओ। ये नीट एग्जाम को नीट के कैसे रोक एग्जाम सकते तो हैं? जो इस पे स्टार्ट हुआ था तो नीट एग्जाम को रोकना है या लीकेज रोकना है? एग्जाम को ही रोक दो। मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम को ही रोक दो। क्या करोगे डॉक्टर बना के? देखो ये तो बढ़िया चल रहा है ना, जेई तो इन लोगों ने बहुत पहले से कर रखा है ये वाला सिस्टम, लेकिन क्योंकि नीट में बैठ रहे हैं 25 लाख तो इन लोगों से शायद झेल नहीं पा रहा है, खराब वो भी एनटीए रहा है। और क्या नाम है कि जेई में कितने हैं? 10 लाख है जेई में? 10 लाख है? 14 तक जा रहे होंगे मेरे ख्याल से अभी। 14-15 लाख। अच्छा, तो नीट की ज्यादा लोग जेई एनटीए कराता है या आईआईटी कराता है? जेई आईआईटी जॉइंटली हर साल एक अलग आईआईटी कराता है। आईआईटी उठाता है। अलग लेकिन इसलिए शायद जेई मेन लिख रहा है कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जेई एडवांस जो है वो करवाया जाता है उसके द्वारा, मतलब आईआईटी के एडवांस द्वारा। में तो कम हो जाते हैं ना बच्चे, काफी एडवांस में कम हो जाता है। तो ये अंतर आ रहा है। तो मेंस तो करा रहा है एनटीए। मेंस तो पर जेई मेंस भी तो फिर एनटीए करवा ही रहा है ना, तो फिर हाँ कैसे अधिकतर बच्चे तो उसी में है ना। लेकिन बता तो रहा हूँ दोनों में यही तो अंतर है, वो पेन एंड पेपर है और वो ये वाला है। ये पेन एंड पेपर वाला सिस्टम पे खत्म करते हैं या नहीं? सजेशन बायो के लिए जरूरी है? सॉरी आई एम सॉरी, बायो का आइडिया नहीं मुझे। बायो के लिए जरूरी है? नहीं कोई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी वगैरह बनाई थी उसके सजेशंस में भी यही है कि आप मतलब कि उन जगहों को करवा, तुमको मतलब लोग एडामेंट हो रहे थे कि नहीं पेन एंड पेपर बोला कि करा ले पेन एंड पेपर, लेकिन जहाँ पेपर लोकल सेंटर तक दे दो, अपना डिजिटल करके दे दो। और अगर तुम इतने ला सकते हो सेंटर, क्योंकि मेरे ख्याल से भी सेंटर नहीं है उतने 25 लाख लोगों को कराने के लिए, इस साल इन लोगों ने दबाव में आके मुंह खोल तो दिया है कि अगली बार हम करा रहे हैं डिजिटल। मेरे को लग नहीं रहा है कि इनके इतने जल्दी सेंटर वेंटर खुलवा पाएंगे इतने, फिर दूसरे तरीके का कांड होगा। नहीं, जो पेपर लीक हुआ ना वो तो एनटीए के लेवल पर ही हुआ ना, तो वो तो बात वहां पर जीरो हो गई कि पेपर पेन एंड पेपर करवा रहे हो या दूसरा करवा रहे हो। तो जो आप लीक करवा रहे हो, पेपर बन रहा है, एनटीए वालों को पता है कि पेपर बन रहा है, उनमें से जो कुछ चुनिंदा लोग उनको तो पता ही है, वही लीक करवा रहे हैं, तो फिर कैसे उसको रोका जाएगा? मतलब इसका याद है वो क्या करवाते हैं, मतलब बहुत सारे चाइना या जापान के अंदर में वो ले जाते हैं, वो 1 महीने के लिए ले जाते हैं बंदों को उठाया ले गए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वो लोग आउट निकलना ही, उनको होम अरेस्ट से अलाउड ही नहीं होता। वो उनको एक जगह ले जाते हैं, रखो यही तुमको एग्जाम बनाना है, अब जब तक ये एग्जाम हो नहीं जाएगा तुमको निकलेंगे नहीं ये लोग यहाँ से। और लीक में पकड़े जाएं तो भी उनको ले जाना चाहिए और उनको फिर कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सेम मिलावट वाले केसेस में भी और इधर भी, दोनों केसेस में कैपिटल पनिशमेंट। सीधा जैसे चाइना में होता है कि मिलावट करोगे तो मरोगे। आई डोंट एग्री। नहीं मैं उस पर नहीं आ रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ। बट मैं जैसे पहले आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, अगर यहाँ ढूंढ के देखे तो क्या पता जेई मेंस भी लीक होता हो, हमें पता ना चले। पर क्यों नहीं देनी चाहिए कैपिटल पनिशमेंट? जो आप 22-25 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हो, या दूसरे केसेस में भी बाकी जो मिलावट कर रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों के केस में कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रावधान तो होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट हमेशा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है, दैट इज जघन्य अपराध एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ये दो जघन्य अपराध मेरे हिसाब से, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, क्योंकि जो वही वाला जो है ना कि अगर आपने रेप विक्टिम, जैसे जो लोग बहुत मांग करते हैं कि रेप के लिए कर दो कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन फिर वो उल्टा पड़ जाएगा कि बंदा अगर करा उसने रेप तो वो गारंटी के साथ मार के आएगा, क्योंकि आपने अगर उसके पास वो एग्जाम लीक की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो अधिक लाखों बच्चों की आपने बैंड बजाई है, उस केस में मतलब भले कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए, बट एटलीस्ट उसको सीवियर पनिशमेंट। बंदे बहुत सारे इन्वॉल्व है ना, तो अगर आप इतने सारे बंदे अगर इन्वॉल्व, आप दिखाने के लिए जंगल राज के लिए एक बंदे को, जबकि हमें सिस्टम सही करना है, हमें पॉइंट इज कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो ना कि किस वजह से हो रहा है। जब तक लोगों के पास इतना बड़ा इंसेंटिव है, हमने समाज ही ऐसा डेवलप किया है कि जहाँ पे बंदे को लग रहा है कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अगर हम पकड़े भी गए तो क्या ही हो जाएगा हमारा, और उस लेवल पे जाकर के
कि एक तो सिस्टम सही करना है, सही प्रॉब्लम, कैपिटल पनिशमेंट देना अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है कि भाई चीजें ठीक से हो जाए, है ना। मतलब ये हमें सोचने से रोक रहा है पहला लेवल, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मार दो मार दो मार दो मार दो वाला आइडिया आ जाता है इसके अंदर में। दूसरा कि कैपिटल पनिशमेंट में आप इतने सारे लोग क्योंकि जब आप देखोगे ना ट्रेल निकलेगी, तो ट्रेल में इतने लोग आएंगे इसके अंदर में, और आप कैसे डिफाइन करोगे, आपके पहले से ही इतने लोग उसमें पड़े हुए हैं, मतलब करोड़ों केस चल रहे हैं, और उसके अंदर में जिन लोगों ने रेप किया उन लोगों को तो मतलब जिन लोगों ने मतलब जिन लोग जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले हैं उन लोगों को तो अभी फांसी हुई नहीं है। और ये लोग जो कि नेता लोग हैं, और 50 लोग मिलेंगे इसके अंदर में कम से कम, तो 50 लोगों में से कैसे फैसला किया जाएगा? कोर्ट बैठाओगे चलाते रहो कि किसको कौन है वो बंदा जिसको फांसी देनी है। तो चलो मतलब मैं मानता हूँ कि चलो कैपिटल पनिशमेंट इज लाइक डज नॉट इन्वोक फियर इन सोसाइटी, ये बहुत सारे रिसर्चेस में भी सामने आया है। मैं कैपिटल पनिशमेंट का को चलो एक बार को साइड में रख देता हूँ, बट एक कड़ी सजा तो दी जाए, पर कड़ी सजा भी कहाँ हो रही है? कैपिटल पनिशमेंट छोड़ दीजिए, किसी को कड़ी सजा छोड़िए, किसी की अकाउंटेबिलिटी तक तय नहीं हो रही है, तो वो तो मतलब पहला स्टेप हम अकाउंटेबिलिटी पर तो आए। यही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और ये तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। छूट जा रहे हैं लोग उसके बाद भी, कुछ भी करके लोग छूट जा रहे हैं नहीं है ना। आप देखो ना कि बाहर क्या होता है कि अगर प्लेजरिज्म भी अगर पकड़ा जाए ना किसी का, उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट हो जाती है खत्म, के ये बंदा प्लेजरिज्म के अंदर में पकड़ा गया है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। भारत के अंदर में यू आर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड, तुमको बोला जाता है इतना, आपको हर दूसरी भारत के अंदर क्यों नहीं भारत के रिसर्च पे लोग विश्वास करते? क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के IIT जैसे मतलब इंस्टीट्यूशन से लोग इमेजेस, उनको नकली पेपर तक बनाने नहीं आ रहे, कॉपी पेस्ट करके पुराने पेपर में जो पब्लिश्ड इमेजेस हैं उनको कॉपी पेस्ट करके वो नया पेपर सबमिट कर रहे हैं लोग। तो क्या नाम है कि क्योंकि उसी बेसिस पे प्रमोशन हो रहा है ना आपका। हाँ, तो बाहर तो आपका मतलब कि जो बोलते हैं ना ठप्पा अगर लग गया गलती से भी तो दे आर वेरी कॉशियस अबाउट इट। इंडिया में तो आपका कोई ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है, आप कोई भी करें आपका कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा है नहीं। और ऑन ग्राउंड ना सबसे बड़ा, भले से मोरालिटी जितना मर्जी चिल्लाते रहो, नंबर 1 पे जो चीज काम करती है दैट इज इंसेंटिव। के इंसेंटिव डिजाइन करो, लोग अपने आप लाइन में लग जाएंगे, वो बहुत जरूरी है। और अब जब ऐसी देश है जहाँ पर भाई चाइना क्यों कर रहा है? चाइना भले से भाई एक पूरा का पूरा तानाशाह जैसा सा बन गया है, लेकिन उसने वो सारे हथकंडे अपनाए ना कि भैया कैमरे लगा दो, फेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, और इसका मतलब आगे पीछे की जन्म कुंडली ऐसी निकाली जाएगी, उसको ऐसा सीधा किया जाएगा, उसके खानदान उसको भी, और उसको मतलब गलती से भी वो दोबारा सोचेगा नहीं। इंडिया में वही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कौन किया, कब किया, किसने किया। तो आखिरी में मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। जैसे अंकित भाई ने इंसेंटिव की बात करी, तो एक बहुत बेहतरीन किताब है फ्रीकोनॉमिक्स, नहीं वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हो, हाँ फ्रीकोनॉमिक्स। तो उसमें जापानीज सुमो रेसलर से लेके अमेरिका के कुक्स क्लैन तक हर एक चीज कैसे इंसेंटिव पे काम करती है। तो सेम नाम है, सेम ही नाम है फ्रीकोनॉमिक्स। हाँ मतलब एक तो बुक है वो ग्रीन कलर वाली, एक तो है कवर तो याद नहीं है मुझे। ये वाला ग्रीन एप्पल वाली, ये वाली बोल रहे हो ना आप, ग्रीन एप्पल वाली, लेविट और डनबार की, डनबार नंबर इनका था। हाँ लेविट और करेक्ट। हाँ आई थिंक मैं भी इसी की बात कर रहा था, फ्रीकोनॉमिक्स। दादा आपकी तरफ से एक रिकमेंडेशन, फिर मेरी तरफ से, फिर खत्म करते हैं। मेरी तरफ से बुक का रिकमेंडेशन तो यार मेरी पूरी जिंदगी अभी हिली पड़ी है 1 महीने से, तो मैं कुछ भी नहीं बुक पढ़ नहीं, रहा कोई भी फिल्म गाना वाना, दर्द के नगमे सुन रहे होगे, जिंदगी अगर हिली पड़ी है तो दर्द के नगमे। दर्द के मतलब ऐसी कोई जिंदगी हिली पड़ी नहीं है, बट हाँ चीज ठीक है। बट हाँ मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि परदेसी जाना नहीं, ये वाला जो ये गाना जो है ना, ये इनकी तरफ से परदेसी जाना नहीं। अरे वहाँ बाहर गए हुए ना, तो स्वदेश वाला मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जा सकते हो, अगर आपके पास मीन्स हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल कर पढ़ाई करो, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये रिकमेंड करूंगा। नाइस।
हमारा रिकमेंडेशन आज का निक लेन का ट्रांसफॉर्मर, ये पढ़ रहा हूँ वैसे तो मैं आजकल। और जो लोग केमिस्ट्री और लाइफ इन दो इंटरसेक्शन पे कुछ नया पढ़ना चाह रहे हो तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मर बाय निक लेन। मैं वैसे तो 1984 पढ़ रहा हूँ एक महीने से, तो वो थोड़ा सा अलग चीज है। हाँ 1984 पढ़ रहा हूँ कि उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसको पढ़ूं दोबारा से। 10 साल पहले पढ़ी थी शायद, और तो पर हाँ उसी को पढ़ रहा हूँ, जो कि अलग कॉन्टेक्स्ट में है, बट हाँ सिस्टम तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है कुछ कुछ। अरे सर, वो सेम ऑथर की एक एनिमल फार्म है, उसको इतने कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई कर चुका हूँ ना, अरे हर कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है वो। बिहार में ही पैदा हुए थे वो, हाँ यस, बिहार में ही है। जॉर्ज ऑरवेल बिहारी। चलो फिर आज की इस बैठक को यहीं खत्म करते हैं। बहुत मजा आया, फिर से आना समझ में भाई बार बार। आज आपको बिल्कुल, 100% पता नहीं कितना बोलने का मौका मिला हमारी तरफ से। नहीं काफी बोल दिया। हम ऐसे ही हैं, अब काफी क्या कर सकते हैं, 3 लोग हैं। हम गेस्ट कंसिडर नहीं करते, अपन लोग हम बैठते हैं, आपको दोस्त लोग अपना बातें मारते हैं तो ऑफ आर नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चलो ऐसी चीज। चलो ठीक है, चलिए, बाय थैंक यू वेरी बाय। मच, बाय बाय। बाय बाय।